हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेपीएस प्लेटफॉर्म। आई एम विनय राजपूत एंड साइंस टेक्नोलॉजी की आज मैं लेक्चर कंटिन्यू कर रहा हूँ, लेक्चर नंबर 3 जो कि एनर्जी होगी। एनर्जी को मैं आज स्टार्ट करूंगा और एनर्जी के लिए आज एनर्जी का लेक्चर होगा और टोटली डिफरेंट होगा, ये पहले ही बता दे रहा हूँ। ठीक है, क्या है ये? मैंने 2 क्लासेस में मैंने आपको बताया साइंस टेक्नोलॉजी क्या है। ये सब्जेक्ट को मैंने समझाया कि पहले समझो साइंस टेक्नोलॉजी क्या है ना, इंजीनियरिंग क्या है और क्या कंफ्यूजन है लोगों के बीच में, मैंने दूर किया। 2 लेक्चर मैंने लिया। ठीक है, फिलोसफिकल व्यू भी मैंने बताई है। तो जो लोग नए हैं मेरी साइंस टेक्नोलॉजी के लेक्चर को देखें, जो लोग नए हैं मेरी बायोलॉजी के लेक्चर को देखें। क्योंकि इसलिए देखना है क्योंकि वो जरूरी है आगे के सब्जेक्ट्स को समझने के लिए। आगे के विषय, जो आगे का विषय मतलब साइंस टेक्नोलॉजी में मैं यूज करूंगा, पल पल में यूज करूंगा, ज्योग्राफी में मैं यूज करूंगा, इन्वायरमेंट इकोलॉजी आएगी उसमें यूज होना है, आगे बहुत यूज है। तो देखते जाओ जो मैं सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, और हल्के में ना लेना प्लीज, क्योंकि आजकल के स्टूडेंट्स को ऐसा है कि उनको ये पता नहीं चलता है कि कहाँ सही है कहाँ गड़बड़ है, चीजें कहाँ ठीक मिल रही है कहाँ गड़बड़ मिल रही है। जब तक पता चलता है तब तक लेट हो चुका होता है। उनकी एनर्जी, वो ऊर्जा खत्म हो चुकी होती है जिस जोश में उन्होंने स्टार्ट किया था कि मैं तैयारी करूंगा, मैं प्रिपरेशन करूंगा। वो समझते समझते कि वो सही था, वहां से करना चाहिए था, तब तक आपकी ऊर्जा नीचे जा चुकी होती है और आपको अब उतना ऊर्जा भरने वाला और उतना ऊर्जा आपके पास होती नहीं है कि आप फिर से तैयारी कर पाओ। ठीक है, मैंने बहुत लोगों को देखा है, इसलिए समझना जरूरी है। क्वालिटी समझो, पढ़ा रहा हूं यहां दिख के समझ रहे हैं, मुंह से बोलना क्या इंपॉर्टेंट नहीं लगता है मुझे। ये जो मैं पढ़ा रहा हूं ना, अपने आप आपको पता चल रहा होगा। ठीक है, और बुक वगैरह निकाल के कभी देख लेना, है ना। वैसे मैंने मना किया है बुक वगैरह मत देखना, अदरवाइज हो जाएगी। समझ रहे हो ना, मैं जितना पढ़ा रहा हूँ सफिशियंट है, लेकिन एक स्टूडेंट का, एक लोगों का अपना होता है व्यू कि हाँ मैं तो देखूंगा। तो आप देख लो, मैंने रोका नहीं है आपको, जरूर देखो। और मैं कहूंगा कि टाइम बर्बाद ना करना ज्यादा। ठीक है, एक बार 2 बार देखना और ट्राई करना कैसा मैं पढ़ा रहा हूँ। लोगों का एक फितरत होती है, इंसानों की एक फितरत है, वो चेक करना करिए, बहुत जरूरी है। पेपर को भी देखिए, अपने प्रीवियस ईयर पेपर को क्या आया है। ठीक है, तो एनर्जी में आपको पता है प्रीवियस ईयर पेपर में क्या है? एनर्जी से बहुत क्वेश्चन आते हैं। साइंस टेक्नोलॉजी से 15 17 18 क्वेश्चन के आसपास आपको मिलने लगते हैं। जनरल साइंस भी मैं पढ़ाऊंगा, फिजिक्स केमिस्ट्री जो जनरल साइंस का पोर्शन है वो आएगी। बायोलॉजी मैं पढ़ा रहा हूँ ऑलरेडी, साइंस टेक्नोलॉजी चल रही है। साइंस टेक में आपको पता होगा, सबको सिलेबस पता है। एनर्जी चल रही है, एनर्जी स्टार्ट करूंगा। स्पेस पढ़ाऊंगा, आईसीटी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, उसमें क्या है, ब्रॉडबैंड, मोबाइल क्या है, कंप्यूटर क्या है, एचटीएमएल क्या है, एचटीटीपी क्या है, एक्सएमएल क्या है, रिच साइट समरी क्या है, फेसबुक क्या है, www क्या है, वेट बाय www 1.0 क्या है, www 2.0 क्या है, टोपोलॉजी क्या है, ये चीजें आपको पता है। टीसीपी आईपी मॉडल क्या है, फिजिकल लेयर क्या है, डाटा लिंक लेयर क्या है, नेटवर्क लेयर क्या है, सेशन लेयर क्या है, ट्रांसपोर्ट, ये कुछ लेयर होते हैं, कुछ जानकारी आपको चाहिए। आपसे उतना नहीं पूछा जाता है लाईफाई क्या है, अल्टरनेट नाम क्या है, वाईफाई क्या है ना। आपने सुना होगा लाईफाई, ब्लूटूथ, वाईफाई, ये चीजें आपको पता होना चाहिए। टी हर्ट्स टेक्नोलॉजी क्या है, 1G क्या है, 2G क्या है, 3G क्या है, 4G क्या है, 5G क्या है, टी हर्ट्स टेक्नोलॉजी क्या है, और मॉडेम क्या होते हैं, मॉडुलेटर क्या होते हैं, हाफ डुप्लेक्सिंग क्या होती है, फुल डुप्लेक्सिंग क्या होती है। ये ऐसे टर्म है जो आपको पता रहेगी, आपको पता चल जाएगा कि क्या होती है और एग्जाम में सॉल्व कर लोगे। ठीक है, हैकर क्या होते हैं, क्रैकर क्या होते हैं, डोमेन इन सिस्टम क्या होता है, डोमेन इन सिस्टम आपने सुना होगा, डोमेन इन सिस्टम क्या होता है, ये आपको पढ़ना है। सिक्योरिटी लेयर क्या होते हैं, सिक्योरिटी सॉकेट लेयर क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर क्या होता है, नॉर्मल आपको जानकारी होना चाहिए, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं। और मोबाइल स्पेक्ट्रम में जैसे टीडीएस क्या होता है, सीडीएमए टेक्नोलॉजी क्या होती है ना, कोड डिवीजन मल्टीपल एसेस टेक्नोलॉजी, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एसेस टेक्नोलॉजी, एफडीएमए क्या है ना, टाइम डिवीजन मल्टीपल एसेस टेक्नोलॉजी, टीडीएमए क्या है, स्पेस डिवीजन मल्टीपल एसेस टेक्नोलॉजी क्या है, ये चीज आपको पता होना चाहिए, आगे चल रही है। और वोल्ट टेक्नोलॉजी क्या है, क्वेश्चन आ चुका है। वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन, एलटी टेक्नोलॉजी क्या है, लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन, किसने दिया, क्या वर्क करती है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, लाईफाई पता होना चाहिए, लाइट फिडिलिटी क्या होती है, वाईफाई पता होना चाहिए, वायरलेस फिडिलिटी क्या होती है, और ब्लूटूथ पता होना चाहिए क्या रेंज है, ये सारी चीज आपको पढ़नी है। ठीक है, फेसबुक की आपको नेट न्यूट्रलिटी वगैरह आपको सुनना है, न्यूट्रलिटी क्या है, फ्री बेसिक्स क्या है, आपको ये पता रखना है चीजें, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आती है। तराई क्या है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया क्या है, ये चीजें मैं पढ़ाऊंगा। साथ में स्पेस में चलेंगे, आईसीटी तो हो गया, एनर्जी, स्पेस, आईसीटी का पोर्शन, उसके बाद हम लोग जाएंगे कहां,
उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जैसे कि बायोटेक हो गया, कुछ टेक्नोलॉजी है, बायोटेक हो गया, अपने आप में बड़ी सब्जेक्ट है। नैनोटेक पढ़ना है, रोबोटिक्स पढ़नी है, आईपीआर मेंस में आएगा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट मेंस में आती है। ये मैं यूपीएससी और पीएससी के लिए बात कर रहा हूं। एमपीपीएससी हो, यूपीपीएससी हो, बिहार पीएससी हो, झारखंड पीएससी हो, कोई भी पीएससी और यूपीएससी की कंबाइन करके चला रहा हूं मैं। दोनों में काम होगा, कोई ऐसा कुछ नहीं है, जहां अलग होगा मैं बता दिया करूंगा, ठीक है। तो ये चीजें हैं। उसके बाद पार्टिकल फिजिक्स पढ़नी है, क्वांटम मैकेनिक्स वगैरह थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए। स्टैंडर्ड मॉडल क्या है, स्ट्रिंग थ्योरी क्या है, थ्योरी ऑफ सुपरसिमेट्री क्या है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। और उसके साथ मैं बस कवरेज होती जाएगी, जो बचेगा उसको साथ में कवर कर। डिफेंस क्या है, डिफेंस में आपको पढ़नी है, डिफेंस टेक्नोलॉजी क्या है, उसमें डिफरेंट मिसाइल्स के बारे में और सबमरीन्स के बारे में अलग अलग चीजें हैं, आप जानते हो, नाम सुने हो, मैं उसको अलग से पढ़ाऊंगा। टेक्नोलॉजी आपको ज्यादा नहीं समझना, आपके एग्जाम में टेक्नोलॉजी ज्यादा नहीं आता, आपने ध्यान दिया हो, टेक्नोलॉजी का नाम पूछ लेते हैं, अल्टरनेट नेम वगैरह क्या है, अल्टरनेट नाम क्या है, कुछ ऐसा आता है। बट कुछ मैं पढ़ाऊंगा जरूर, टेक्नोलॉजी इतना रिक्वायर्ड है, आपको जानना चाहिए, क्योंकि उसकी अंडरस्टैंडिंग से आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो जो आपको नहीं भी पता हो, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं एनर्जी। और लास्ट पीछे के लेक्चर सब लोग देख के आइएगा, पूरा देख के आइए, तब जाके आपको समझ में आएगा। और कोचिंग वोचिंग कहीं मुंह में मारना है, कहीं जाके कोचिंग वोचिंग कहीं नहीं देखना है, कहीं भी जाके किसी भी चैनल को किसी भी कुछ भी नहीं देखना है। देखोगे तो तुमको ये नहीं पता है कि तुम क्या पढ़ रहे हो। अगर पता चल जाएगा तो तुम चैनल छोड़ो, यूट्यूब में से खुलेगा तो विनय राजपूत की चैनल खुलेगी, उसके बाद बंद हो जाएगी, ठीक है। अगर तुमने फील किया है एग्जाम क्या है, रिक्वायरमेंट का, एनर्जी में आपको पता है माइक्रोबियल फ्यूल सेल पे क्वेश्चन आ चुका है, फ्यूल सेल पे आ चुका है, बायोमास गैसिफिकेशन पे आ चुका है, उसी की प्रोसेस पायरोलिसिस होती है उस पे आ चुका है, बायोफ्यूल पॉलिसी पे आ चुकी है, बायोफ्यूल पे आ चुका है, बायोमास पे आ चुका है, आपको पता है गैस हाइड्रेट्स पे जिसका नाम क्लेथरेट्स है उस पे आ चुका है, कोल के पॉल्यूशन पे आ चुकी है, कोल से कौन सा पॉल्यूशन आती है, पेट्रोलियम आपको पढ़ना है, एलपीजी पढ़ना है, एलएनजी पढ़ना है, सीएनजी पढ़ना है, पीएनजी पढ़ना है, ये सारी चीजें पढ़नी है। एलएनजी के टर्मिनल्स कहाँ कहाँ हैं ये चीजें पढ़नी है। और सैफरन रिवॉल्यूशन क्या है, जवाहरलाल नेहरू का प्रोग्राम क्या है, आपको ये पढ़ना है। कोल की ऑक्शन कैसे होती है, नीलामी कैसे होती है, इंदिरा गांधी के समय में कैसे क्या किया गया था, वो थोड़ा बहुत जानना है आपको। सैफरन रिवॉल्यूशन सोलर पावर के लिए है, और जवाहरलाल नेहरू का प्रोग्राम क्या था उस समय, और बाद में क्या चेंज करके 2022 तक 175 गीगावाट की प्रोग्राम आई थी। अभी कुछ और बात चल रही है रिन्यूएबल एनर्जी से, रिन्यूएबल एनर्जी पढ़नी है, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी पढ़नी है, नॉन रिन्यूएबल क्या है और कन्वेंशनल क्या है, व्यवहारिक क्या है, अव्यवहारिक क्या है, ये ऊर्जा स्रोत होते हैं ना, उनकी बात करनी है। ये सारे क्वेश्चन आ चुके हैं। आपने नेल पे पढ़ेंगे, एक्सप्लोरेशन जब करना है किसी चीज का रिसोर्स का तो उसके लिए नेल्प है, हेल्प है, और बहुत सारे प्रोग्राम है। प्रोग्राम तो बाद में पढ़ने हैं, किसी भी गवर्नमेंट के प्रोग्राम बाद में पढ़ना है, पहले कॉन्सेप्ट समझना है, तब जाकर समझ में आएगी कि प्रोग्राम क्यों आया, ठीक है। तो आपसे मैं क्वेश्चन पूछता हूं, एनर्जी, व्हाट इज एनर्जी, इसको अगर समझना है एनर्जी, तो एनर्जी के लिए समझ में आ रही है ना, सब कवरेज होगा, कवरेज पूरा होगा। इनफैक्ट आज मतलब मेरी लेक्चर जाने के बाद बोलना इसलिए मुझे अच्छा लगता है और सही है क्योंकि मैंने किया है काम, पहली बात। अदरवाइज मैं नहीं बोलूंगा, मेरा शौक नहीं है बोलना ऐसा कि बस बोल दो मुंह से, आजकल चल रही है। मैंने इतना मैंने करके बैठा हूं कि फैकल्टी वगैरह भी पढ़ सकते हैं और पढ़ें जो पढ़ा रहे हैं, ठीक है, मैटर नहीं करता है। हाँ, न्यूक्लियर एनर्जी पढ़नी है, न्यूक्लियर डिप्लोमेसी पढ़नी है, इंटरनेशनल रिलेशंस वगैरह पढ़ने हैं आपको, जैसे कि यूएस न्यूक्लियर डील क्या है, यूएस इंडिया, यूएस जापान, यूएस रसिया, ये न्यूक्लियर डील होती हैं, उनको पढ़ना है। ऑस्ट्रेलियन ग्रुप क्या है, वासनेर एग्रीमेंट क्या है, एनएसजी क्या है, एनपीटी क्या है, हम मेंबरशिप क्यों नहीं है, ऐसा वैसा, ये सारी चीजें अपने को करनी है। लेकिन उसके लिए पहले न्यूक्लियर के बारे में समझो। तो प्रॉब्लम तो ये है कि न्यूक्लियर फ्यूजन, तो फ्यूजन आती है तो ईटर का बात आता है, ईटर, ईस्ट, लाइफ, आपने सुना है ये सारी चीजों के बारे में। नहीं हो सकता, फ्यूजन नहीं हो पाता, फ्यूजन नहीं हो पाता, संलयन नहीं, नाभिकीय संलयन नहीं हो पाता। अरे क्यों भैया, क्यों नहीं हो पाता, क्या प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है न्यूक्लियर फ्यूजन में, ठीक है। तो बात करूंगा मैं, ठीक है, बात करूंगा। ईटर वगैरह सब कुछ पढ़ना है, लाइफ ईस्ट के बारे में पढ़नी है। ये सारी संस्थाएं का नाम है जो देश, अलग अलग देश के द्वारा बनाया गया है, कुछ कुछ इंडिविजुअल देश के द्वारा भी बनाया गया। फ्रांस वाला अगर किसी को पता हो कि फ्रांस का टेक्नोलॉजी का नाम क्या है फ्यूजन पे, तो मुझे लिख के कोई बताएगा ये क्या है फ्रांस का, ठीक है। तो एनर्जी, एनर्जी पता है, एनर्जी को अगर मैं बताऊं तो पहले थोड़ा सा मैं एनर्जी के बारे में आपको बताता हूं कि एक थर्मोडायनेमिक्स नाम की एक सब्जेक्ट होती है, थर्मो, उष्मागतिकी। तो उष्मागतिकी को बोलते हैं थर्मोडायनेमिक्स जो होती है ना, उष्मागतिकी, थर्मोडायनेमिक्स, विश्वास करके चलेंगे,
ठीक है। नाउ मेरे सवारी हो तो मैं डूबने नहीं दूंगा, इतनी बात मैं गारंटी दे रहा हूं। और मैं हमेशा अपने आप को प्रूफ करूंगा आने वाले समय में। आज आप नहीं समझ पा रहे होंगे तो ये आप थोड़ा सा गलती कर रहे हैं। मैं इसी धरती पे हूं और आपको मैं प्रूफ करके दूंगा हु आई एम, मैं कौन हूं, ठीक है। ये आपको पता चलेगा, लेकिन जब तक पता चले ये समय निकल चुका हो, देर हो चुका हो। आप ये पढ़ के अपनी लाइफ में ही बना सकते हैं, समय निकल जाए ऐसा नहीं होना चाहिए। पढ़ते रहो, बाकी मैं प्रूफ करूंगा कि मैं आने वाले समय में, क्योंकि मैं रिसर्च कर रहा हूं ऑलरेडी। मेरा सिर्फ पैशन पढ़ाना नहीं है, याद रखिएगा। मैं पढ़ा रहा हूं जस्ट देश के लिए, एक अच्छी नॉलेज दे रहा हूं लोगों को, कि लोगों को पैसा वगैरह जो इतने खर्च हो रही है ना अलग अलग जगह पे, मैंने देखा है 7 साल में बहुत लोग मुझसे मिले, तो वो चीजें मैं कमी दूर कर रहा हूं और क्वालिटी दे रहा हूं। कहीं बुक की जरूरत नहीं है। बुक के राइटर भी मुझसे मिलेंगे तो आपसे वो खुद बोल देंगे, या तो मैं कुछ को बुला के ही बतवा दूंगा कि बुक की पढ़ने की जरूरत है कि नहीं। किसी भी बुक की बात कर रहा हूं, बट आप स्टूडेंट है, आपकी जो इच्छा है आप कर सकते हैं, आप पढ़ना हो पढ़ सकते हैं, कोई रोक छोक नहीं है। लेकिन मेरे हिसाब से आपको कॉन्सेप्ट मिल रही है, मैं नहीं उतना भगा के नहीं चलूंगा, आपको कॉन्सेप्ट दे रहा हूं, ठीक है। बुक क्यों पढ़ते हैं लोग? कॉन्सेप्ट के लिए पढ़ते हैं, ठीक है। तो कितनी बुक पढ़ोगे? 1-2? यहाँ तो कई बुक पढ़ के रखा हुआ, उससे भी ज्यादा एनालिसिस है मेरी खुद की इमेजिनेशन है, मेरी खुद की थिंकिंग है, मैं थिंकिंग पे काम करता हूँ। अदरवाइज बुक पढ़ा जाता है, अच्छी बात है, लेकिन उसके बाद आपने क्या इमेजिन करके क्यों, क्या कुछ नया सोचा, कुछ नई टेक्नोलॉजी के बारे में सोचा, क्या कुछ ऐसे वर्क कर सकते हैं, कुछ ऐसा कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट होती है। ह्यूमन की क्यूरियोसिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मैंने बताया है साइंस के विकास में ये नया युग है, ये विज्ञान का युग है। इस विज्ञान के युग में सिर्फ किताब नहीं रटनी है। मैं अपने लिए बोल रहा हूं, आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या पीएससी कर रहे हैं, आपको एग्जाम स्पेसिफिक रहना है। लेकिन जो लोग रिसर्च के फील्ड में हैं, जो लोग हैं, उनके लिए बात होती है चीजें कि उनको अपनी थिंकिंग भी रखनी पड़ती है, ठीक है। तब जाके आप कुछ नया खोज पाते हैं इस प्रकृति में, इस नेचर में, ठीक है। तो थर्मोडायनेमिक्स क्या है? इज द साइंस ऑफ एनर्जी। व्हाट इज थर्मोडायनेमिक्स? आप जो इस एनर्जी की चैप्टर पढ़ने जा रहे हो, किसके अंदर आती है? साइंस ऑफ एनर्जी, ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स क्या है? इज द साइंस ऑफ एनर्जी। ये साइंस ऑफ एनर्जी है थर्मोडायनेमिक्स, जो आप पढ़ते हो नॉर्मली। एनर्जी की जो बात कर रहे हो, जो चैप्टर की बात है, ये साइंस ऑफ एनर्जी के नाम से जानी जाती है थर्मोडायनेमिक्स। इसी थर्मोडायनेमिक्स को, एनर्जी समझाऊंगा एनर्जी क्या होता है, इसी थर्मोडायनेमिक्स को रेफर्ड टू एज क्वीन ऑफ साइंस। क्वीन ऑफ साइंस, आपसे कोई पूछे कि साइंस की रानी कौन है, विज्ञान की रानी? थर्मोडायनेमिक्स। क्यों राजा क्यों नहीं? अरे तो तुम इंटरेस्ट किस पे रखते हो बताओ पहले? रानी पे रखते हो ना। वी आर इंटरेस्टेड इन क्वीन, इसलिए क्वीन ऑफ साइंस, ठीक है। सही बोल रहा हूं, क्वीन ऑफ साइंस, ठीक है। तो ये थर्मोडायनेमिक्स जो कि साइंस ऑफ एनर्जी है, ऊर्जा का विज्ञान है। हम ऊर्जा चैप्टर को पढ़ रहे हैं, आपको ये पता चले कि कहां ये आती है, लाई करती है। रेफर टू एज द क्वीन ऑफ साइंस, साइंस की रानी बोली जाती है। और थर्मोडायनेमिक्स मैकेनिकल इंजीनियर की कॉर्नर स्टोन है, हमारी तो कॉर्नर स्टोन है वो मैकेनिकल इंजीनियरों की। विदाउट थर्मोडायनेमिक्स नथिंग इज पॉसिबल, नो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। आप न्यूक्लियर से कर लो, हीट की बात है। स्टीम पावर प्लांट कर लो, थर्मल पावर प्लांट, हीट की बात है। मतलब थर्मोडायनेमिक्स बेसिक है, उसके बिना कछु नहीं हो पाएगा। मतलब थर्मोडायनेमिक्स, उससे हम लोग अलग अलग सब्जेक्ट्स को डेवलप करते हैं। वो सब्जेक्ट्स के नाम मैं इसलिए नहीं ले रहा हूं क्योंकि ये यूपीएससी का है। अगर मैं गेट पढ़ा रहा हूं, वहां पे आपको पता होना चाहिए, मैं गेट भी पढ़ा रहा हूं। गेट में मैकेनिक्स आ रही है, वहां पे मैं पूरा मैकेनिकल सिविल का कोर्स डेवलप करूंगा, वहां पे कंप्लीट करूंगा। मैकेनिकल सिविल एक्सीपीआई के जितने लोग इंजीनियरिंग वाले हैं और ट्रिपल ई के लोग जितने हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पढ़ाऊंगा। कंप्यूटर साइंस के जितने लोग हैं, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, प्रोग्रामिंग आएगी वहां पे। डोंट वरी, आपको तो चैप्टर के रूप में पढ़ना है। यूपीएससी की बात कर रहा हूँ, पीएससी की बात कर रहा हूँ, बट ये सारी चीजें मैं डिटेल में 50-60 घंटे इंजीनियरिंग में पढ़ाने वाला हूँ। सुनिए, आपको मजा आएगा, मुझसे पढ़ रहे हैं, आपको मजा आएगा और एग्जामिनेशन हॉल में पता चलेगा और इंटरव्यू में पता चलेगा। थर्मोडायनेमिक्स इज द साइंस ऑफ एनर्जी, इज द क्वीन ऑफ साइंस, और दिस इज द कॉर्नर स्टोन ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर, कॉर्नर स्टोन ऑफ क्लासिकल फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स पता है आपको थोड़ा सा? न्यूटन की जो फिजिक्स है ना, न्यूटन की फिजिक्स वो फिजिक्स होती है जहां हम बड़े बड़े बॉडी की डील करते हैं। जैसे गाड़ी मूव कर रही है तो बड़ी चीज है, हाथी जा रही है तो बड़ी चीज है। स्पीड ज्यादा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं कि स्पीड ऑफ लाइट के आसपास पहुंच जाओ, नहीं नहीं। भाई कौन सी गाड़ी है कि स्पीड ऑफ लाइट से चलती है? 200 किलोमीटर प्रति घंटे मैक्सिमम दिया रहता है, 60, 70, 80, 90 इस स्पीड से लोग चलते हैं। या एरोप्लेन की स्पीड है 200, 250, 300 किलोमीटर प्रति घंटा, 400 किलोमीटर प्रति घंटा, 500, 600, ये सब न्यूटन के लॉ से डील हो जाते हैं। इस ऐसे चीजों को अध्ययन करना, ऐसे फिजिक्स को अध्ययन करना जिसमें बॉडी की साइज बड़ी हो और स्पीड ज्यादा ना हो, वैसे में हम लोग बोलते हैं क्लासिकल फिजिक्स है, न्यूटन की फिजिक्स है। दिस इज नोन एज द क्लासिकल कॉर्नर स्टोन ऑफ क्लासिकल फिजिक्स।
न्यूटोनियन फिजिक्स की कॉर्नर स्टोन है ये, और कॉर्नर स्टोन ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग और क्राउनिंग ग्लोरी ऑफ क्लासिकल फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स की क्राउनिंग ग्लोरी है ये, क्राउनिंग ग्लोरी ऑफ क्लासिकल फिजिक्स। आप समझ रहे हो, ताज है क्लासिकल फिजिक्स का एक तरीके से, ठीक है। ये थर्मोडायनेमिक्स, ये सब कुछ है, ये सब कुछ है, और उसी की साइंस एनर्जी होती है, साइंस ऑफ एनर्जी। एनर्जी का विज्ञान ही थर्मोडायनेमिक्स है। नॉर्मल मैंने आपको बताया है, मैं थर्मोडायनेमिक्स की डेफिनेशन वो नहीं दे रहा हूं जो मैं इंजीनियरिंग में पढ़ाऊंगा, ठीक है, बट एक्चुअली यही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, यही है, ठीक है। बट वहां पे हम लोग थोड़ा सा इंक्लूड करते हैं ना, सिस्टम सराउंडिंग की बात हम लोग करने लगते हैं, थर्मोडायनेमिक्स जब इंजीनियरिंग में पढ़ते हैं वहां पे इंटरेक्शन की बात करते हैं, बट एक्चुअली यही होती है साइंस ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो ये आपको पता चल गया। अगर मैं आपको बताऊं कि ऐसा माना जाता है, थर्मोडायनेमिक्स के बारे में बता रहा हूं, ऐसा माना जाता है कि ऑल नॉलेज बर्न्ड, आप जितनी भी ज्ञान अभी तक पाए हो, दुनिया में जितना ज्ञान अभी तक इकट्ठा किया गया है, ग्रहण किया गया है, जितना भी नॉलेज है, आप उसको जला दो, उसको जला दो। जो भी ग्रहण किए हो ना, मानवता के अंदर जो भी ज्ञान आया है सब जला दो, जितनी सब्जेक्ट्स तुम्हारे पास है सब जला दो। अगर इस सब्जेक्ट को बचा देते हो, सिर्फ थर्मोडायनेमिक्स को लेफ्ट बिहाइंड, सिर्फ थर्मोडायनेमिक्स को आप रख देते हो, उसको नहीं जलाते हो, तो ऐसा माना जाता है कुछ साइंटिस्ट के द्वारा कि सिर्फ ये थर्मोडायनेमिक्स बचने के कारण आप पूरी नॉलेज को जो आपने जलाया है उसको फिर से रीजनरेट कर सकते हो, फिर से उत्पन्न कर सकते हो, सिर्फ इस थर्मोडायनेमिक्स की सहायता से फिर से उस नॉलेज को वापस ला सकते हो, ऐसा माना जाता है। ये है वो चीज, एक्चुअली है, आप फील नहीं कर रहे होंगे क्योंकि वो डिटेलिंग में मैं नहीं जा सकता हूं थर्मोडायनेमिक्स की, बिकॉज दिस इज नॉट द इंजीनियरिंग क्लास, दिस इज द यूपीएससी एंड पीएससी रिलेटेड मैं पढ़ा रहा हूं, उतना ही मैं कवर करूंगा, लेकिन फीलिंग आ चुकी है कि मैंने क्या बताया है, ठीक है। और ये लेक्चर जो मेरी जा रही है अनंत काल तक, जब तक यूट्यूब रहेगा तब तक लोग, आज के 8 साल बाद भी मैं रेफर करूंगा इस लेक्चर्स के लिए। आप तो अभी हैं, आज के 2 साल बाद 3 साल बाद भी ये लेक्चर्स रेफर होंगी इन बच्चों को जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और जो भी कर रहे हैं, यही लेक्चर रेफर करूंगा। मैं उस तरीके से पढ़ा रहा हूं, ये बार बार ये कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होने वाली है। कॉन्सेप्ट चेंज होगी, विनय राजपूत आके फिर से पढ़ाएगा, लेकिन कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होगी। दिस इज सैचुरेशन, इट इज माई सैचुरेशन है, ठीक है ना। आपको कमी नहीं मिल रही यहाँ पे नॉलेज की, ठीक है, चिंता नहीं करना है। तो समझ में आ गया थर्मोडायनेमिक्स की बात। अब देखिए क्या है, एक इंफॉर्मेशन नाम की चीज होती है, इंफॉर्मेशन, आपने पता सूचना, ठीक है। सूचना का क्या है, आपको पता है कि इन्फॉर्म्ड सोसाइटी, ऐसी सोसाइटी जिसमें सूचना है, वो सोसाइटी इंपावर्ड होती है, सशक्तिकरण बोलते हैं ना, वो सोसाइटी इंपावर्ड होती है। और मैं आपको बता दूं कि आज जो हमारे स्टूडेंट्स, जो हमारे पढ़ने लिखने वालों का हाल है, डिसऑर्डर्ड है। डिसऑर्डर्ड समझते हैं, ऑर्डर नहीं है कुछ भी, एक चैनल, दूसरा चैनल, तीसरा चैनल, चौथा चैनल। भाई आपको नहीं पता है, मैं जो बोला, तौबा तौबा, मुझे अच्छा नहीं लगती है। जो लोग पढ़ा रहे हैं अभी वो पढ़ने के लायक है, मैं बता रहा हूं। जो लोग पढ़ाए हैं, बड़े बड़े नामी लोगों को भी बता रहा हूं, नामी लोग छोड़ बाकी लोगों की। आप विश्वास नहीं करोगे क्योंकि एक अंधकार की दुनिया चल रही है, सबके ऊपर पर्दा लग चुका है, बट सच्चाई है, मैं झूठ नहीं बोलता हूं अपने लाइफ में, रेयर ऑफ रेयरेस्ट, और न बोलना चाहता हूं लाइफ में, लेकिन सच जरूर बोलूंगा, सच जरूर बोलूंगा, ठीक है। और मैं रिस्पेक्ट करता हूं आईआईटीज का कि देश में उन्होंने एक एजुकेशन सिस्टम को मेंटेन रखा है, अदरवाइज डूब चुकी होती। एजुकेशन सिस्टम को मेंटेन करने में कुछ यूनिवर्सिटीज हैं, आईआईटी हैं, कुछ यूनिवर्सिटी हैं जिन्होंने मेंटेन रखा है, अदरवाइज यूपीएससी के क्षेत्र में तो मैं बोलूं नहीं, ना बोलना चाहता हूं, ठीक है। बट ये नहीं कि 100% मैं बात कर रहा हूं, 100% नहीं है ऐसा कि सब बर्बाद हैं, सब बेकार हैं, बट ये दौड़ चली हुई है, ठीक है, और ये अच्छी बात नहीं है। एजुकेशन ऐसा है कि गड़बड़ गया ना समाज में तो बर्बाद कर देता है समाज को। वही एजुकेशन सही गया ना, वही इंफॉर्मेशन सही गया ना, तो समाज अच्छी हो जाती है, ठीक है। सोशियोलॉजी में हम बात करेंगे, फिलोसफी में बात करेंगे इसकी, ठीक है। फिर भी राइट नाउ इंफॉर्मेशन, आपको पता है इंट्रोपी एक नाम की चीज होती है। इंट्रोपी आपको पता है, इंट्रोपी का मतलब होता है डिसऑर्डरनेस। कोई कितना डिसऑर्डर है, कोई व्यक्ति कोई डिसऑर्डरनेस पता करना हो तो उसकी इंट्रोपी देखो। अगर इंट्रोपी ज्यादा है तो वो डिसऑर्डर पर्सन ज्यादा है, मतलब हर जगह डिसऑर्डर होगा। मतलब एक किताब पढ़ा, दूसरा, तीसरा, चौथा, घूम फिर के मन नहीं लग रहा है। खाना खाया, एक खाया, खाना खाया, दो खाया, अरे यार मजा नहीं आ रहा, कुछ और खाना है। बाहर घूम के आया, कुछ देखा, खिड़की से देखा ऐसा वैसा, या घर से अंदर की देखा क्या है ऐसा वैसा, अरे मजा नहीं आ रहा। करना क्या है लाइफ में भैया, करना क्या है। वहां घूम के आया, वहां से आया, घूम के अंदर आया, घर में घुमा, क्या कहते हैं, किचन विचन में गया, घुमा, मजा नहीं आ रहा है। अरे भाई करना क्या, दिस इज डिसऑर्डरनेस, लाइफ इज नॉट इन ऑर्डर्ड फॉर्म, ये इसको बोलते हैं इंट्रोपी। कुछ लोग हैं किताब रखी हुई है,
जैसे एग्जांपल के तौर पे फिजिक्स केमिस्ट्री आपने रखा है, पॉलिटी रखा है, एक साथ सजा सजा कर रखोगे ना कि पॉलिटी में इकोनॉमी घुसा दोगे, नहीं। अब ऐसे घुसा दिए सारा, फिजिक्स में पॉलिटी घुसा दिए, पॉलिटी में फिजिक्स घुसा दिए, इकोनॉमी में फिजिक्स घुसा दिए, किताब को ऐसे सजा के आपने टेबल पे रख दिया। दिस इज डिसऑर्डर फॉर्म। चद्दर आपने बिस्तर पे बिछा के रखा है, चद्दर ऐसे फेंक दिए, तकिया इधर फेंक दिए, डिसऑर्डर फॉर्म। और इस डिसऑर्डर को ऑर्डर करने के लिए तकिया यहां से यहां लाओगे, चद्दर को बिछाओगे, एनर्जी लगेगी। किताब इधर उधर घुसा के पड़े हुए तो दिमाग लगेगा, भाई कौन सा किताब, फिजिक्स, अच्छा इसको इधर रखना है, ये इकोनॉमी इसको इधर रखनी है, एनर्जी लगेगी। तो डिसऑर्डर को ऑर्डर करने के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ती है। इसीलिए इंफॉर्मेशन इंट्रोपी नाम की एक चीज होती है। इंफॉर्मेशन एक कंप्यूटर साइंस में भी यूज होता है। मैं कंप्यूटर साइंस के लोगों को पढ़ाऊंगा जो इंजीनियरिंग कर रहे हैं। कंप्यूटर साइंस में इंफॉर्मेशन इंट्रोपी नाम की एक चीज होती है, और उसमें ऐसा है कि डिसऑर्डरनेस की बात की जाती है। अगर मोर इंफॉर्मेशन, जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन है आपकी इंट्रोपी उतनी कम है, यानी कि आप ऑर्डर्ड हो। आपकी ऑर्डर्ड ये समझ रहे हो ना, ये बोल रहा हूं ये, ठीक है। ऑर्डर में जैसे चींटी चलती है ना एक कतार में, एक लाइन में, ऑर्डर है। इधर उधर भागने लगी चींटी तो डिसऑर्डर हो जाएगी, ठीक है। और इंफॉर्मेशन ज्यादा है तो ऑर्डर्ड हो आप, इंट्रोपी बहुत कम है, यानी कि ऑर्डर्ड में हो, डिसऑर्डरनेस कम है। अगर इंफॉर्मेशन बहुत कम है, आप बहुत ज्यादा ऑर्डर्ड हो, सूचना कम है, तो बिखरे रहोगे इधर उधर, ये चैनल वो चैनल, वो चैनल वो चैनल। जब तक तुम समझ पाओगे कि ये क्या चल रही थी क्वालिटी, तब तक लेट हो चुकी होगी और आप बाहर हो चुके होगे और कोई प्राइवेट कंपनी में जाके अपना करवा रहे होगे, कटवा रहे होगे, ठीक है। क्योंकि मैं बता दूं, मेहनत करने वाले लोग जो छोड़ देते हैं ना, मेहनत करने वाले लोग जो छोड़ देते हैं ना, वो जो ऐसे बिना मेहनत करने वाले लोग होते हैं उनको वही मिलता है। मेहनत करने वाले लोग जो छोड़ देते हैं ना, वो मिलता है उनको जो कुछ नहीं करते हैं लाइफ में, ठीक है। सोच लो क्या करना है, ठीक है, सोच लो, ठीक है। तो ये चीजें ध्यान रखना कि इंट्रोपी लाइफ में नहीं होनी चाहिए, डिसऑर्डरनेस नहीं होनी चाहिए। आप बेचैन मत रहो, जिंदगी को बेचैनी से गुजारोगे तो गए। इसका एक ही तरीका है, इंफॉर्मेशन ग्रहण किया जाए, अच्छी इंफॉर्मेशन लोगे, लाइफ में इंट्रोपी कम होगी, ऑर्डर्ड लाइफ होगी आपकी, और आप सही से निकलोगे। इंफॉर्मेशन कम होगी आपके लाइफ में तो आप मोड ऑर्डर्ड नहीं रहोगे, मोर डिसऑर्डर हो जाओगे, एंट्रोपी लाइफ में बहुत ज्यादा रहेगी, ठीक है। ये एंट्रोपी की कॉन्सेप्ट कंप्यूटर साइंस में हम लोग यूज करते हैं। कंप्यूटर साइंस में इंफॉर्मेशन एंट्रोपी नाम की चीज होती है, वहां पे बहुत कंप्यूटर साइंस में यूज करते हैं हम लोग। और एंट्रोपी का मतलब मैंने आपको बताया, अमाउंट ऑफ डिसऑर्डर, कितना डिसऑर्डरनेस है। ऑर्डर बोलते हैं ना, ऑर्डर में कोई चीज है भाई, डिसऑर्डर हो गया। तो समझ में आया क्या मैंने बताया, ये ध्यान रखना है। अब सुनो, एनर्जी, एनर्जी क्या है। एनर्जी बहुत लोग पढ़ाते हैं, बहुत बड़े बड़े फैकल्टी हैं, क्या कहूँ, उम्मीद रहती है कि कोई तो कोई बताएगा, कोई तो सही बताएगा। इस एनर्जी की संकट दुनिया पे है, एनर्जी सस्टेनेबिलिटी की बात चल रही है, एनर्जी सस्टेनेबिलिटी की बात चल रही है, सतत ऊर्जा, एनर्जी सिक्योरिटी की बात चल रही है, एनर्जी कंजर्वेशन की बात चल रही है, एनर्जी इंटेंसिटी की बात चल रही है, एनर्जी इफिशियंसी की बात चल रही है। लेकिन कोई एनर्जी को सही से नहीं बता पा रहा है। दुख की बात यह है इस देश में, मैं आईटी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बड़ी बड़ी संस्थाओं की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यूपीएससी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और जब तक आपको एनर्जी नहीं पता है, आप क्या कर लोगे भैया, क्या समझ लोगे। एनर्जी इज द कैपेसिटी टू डू वर्क। मैं मानता हूँ ये बताया गया आपको बचपन में, ये सही है, आप ध्यान रखें, बच्चों के लिए सही है। एनर्जी इज द कैपेसिटी टू डू वर्क, ये बच्चों के लिए सही है। एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क, ये बच्चों के लिए सही है। आप ध्यान भी रखें, मैंने नहीं बोला कि डिलीट करो, लेकिन ये सही डेफिनेशन नहीं है। आप एनर्जी को समझे ही नहीं हो। जैसे ही आपने ये डेफिनेशन बोला, मैं उम्मीद नहीं करता हूं बच्चों से, 9th क्लास 10th क्लास के बच्चों से, 11th क्लास की ये डेफिनेशन जो मैं बताने वाला हूं वो दे, बट मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप इस तरीके की अंडरस्टैंडिंग रखें, क्योंकि आप देश के सबसे बड़े एग्जाम को पढ़ रहे हैं और अंडरस्टैंडिंग का एग्जाम है ये एग्जाम अंडरस्टैंडिंग की है। तो एनर्जी को डिफाइन करना मुश्किल है यार, कोई समझता ही नहीं है एनर्जी के लिए। बस एनर्जी को, एनर्जी मैकेनिकल इंजीनियर, थर्मल इंजीनियरिंग, हीट इंजीनियर, अरे भैया हीट एनर्जी, वर्क एक एनर्जी है। सब तो एनर्जी एनर्जी आपने सुना है ना, कि थर्मल एनर्जी एक एनर्जी होती है, ठीक है भैया। इलेक्ट्रिकल एनर्जी एनर्जी होती है, ठीक है भैया। मैकेनिकल इंजीनियरिंग एनर्जी एक एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है, केमिकल एनर्जी है, न्यूक्लियर एनर्जी है, एनर्जी एनर्जी बहुत सुना आपने, सब कोई अवेयर है इस चीज से। एनर्जी क्या है, ये तो रूप है एनर्जी के, जो मैंने आपको बताया कि वर्क कार्य, ये भी रूप है एनर्जी का। हीट उष्मा, ये भी एनर्जी का रूप है, रूप। काइनेटिक एनर्जी, ये भी रूप है। गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी, ये भी रूप है। थर्मल एनर्जी रूप है।
न्यूक्लियर एनर्जी नाभिक ऊर्जा, ये भी रूप है। केमिकल एनर्जी रसायन ऊर्जा, ये भी रूप है। रूप है, एक भी एनर्जी नहीं है, ये एनर्जी का रूप है। मैंने पूछा एनर्जी क्या है? जिस एनर्जी की संकट से दुनिया गुजरने वाली है, ऐसा संकेत है, इसलिए हम लोग अलग अलग सोर्सेस की ओर भाग रहे हैं। रिन्यूएबल सोर्सेस जो आप सुनते हो, मैं पढ़ाऊंगा, आप झूम जाओगे जिस दिन मैंने रिन्यूएबल की लेक्चर लाऊंगा। अभी पहले बेसिक समझो तो आपको पता चलेगा रिन्यूएबल क्या होती है। कितनी कंफ्यूजन है लोगों के बीच में रिन्यूएबल बताने में। एक्चुअली देखना किस तरीके से रिन्यूएबल क्लियर करूंगा मैं। थोड़ी सी इंजीनियरिंग की कॉन्सेप्ट, क्योंकि मैं रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी ईएससी नाम का एक एग्जाम होता है, इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन का एक एग्जाम होता है, यूपीएससी कंडक्ट कराती है। वहां पे रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी की टेक्नोलॉजी है, वहां मैं पढ़ाता हूं कि सोलर जो एनर्जी होती है उसकी ट्रैकिंग कैसे करनी है, वन वे ट्रैकिंग क्या है, टू वे ट्रैकिंग क्या है ना, ये आपकी ट्रैकिंग मुझे वहां पढ़ानी पड़ती है रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी की। वहां पे प्लेट की कंस्ट्रक्शन समझानी पड़ती है, पैराबोलॉइड क्या है, पैराबोलिक क्या है, फ्लैट प्लेट कंसंट्रेटेड क्या है, ये सारी चीजें पढ़ानी पड़ती है। लेकिन आपको नहीं है, लेकिन आपको फायदा होगा, क्योंकि जितनी आपकी एग्जाम में सिलेबस है ना, मैं आपको उतना बता दूंगा कि आपको लगेगा कि आपको सब कुछ आ गया। ठीक है, चिंता नहीं करना है। मैंने बताया है कि मेरा एक एक सब्जेक्ट आपके लिए, देश के लिए, काम के लिए है, सब कुछ जो मैंने पढ़ा है। और बाकी आपको पता चलेगा मेरे बारे में, समय आने दो। सिर्फ मैंने पढ़ाने के लिए मैं नहीं आया हूं, ये एक मेरा काम है। और भी मैं रिसर्च कर रहा हूं। मेरा सबसे फेवरेट पार्ट है रॉकेट साइंस, पार्टिकल फिजिक्स, ये दो मेरा सबसे फेवरेट है और मैं उस पर काम कर रहा हूँ। वही मेरा लाइफ है, वही मेरा सब कुछ है। साथ में पैशन है मेरा पढ़ाने का, इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ। अदरवाइज दुनिया में मैं कोई भी काम कर सकता हूँ। ये जो लोग जानते हैं मुझे, वो जानते हैं, और बाकी आप भी जान जाएंगे। और देश का ही फायदा करना है, सब कुछ मिला जुला के सब कुछ देश के लिए करना है, जो भी है देश के लिए, मानवता के लिए करना है। ठीक है, तो एनर्जी, फिर से ऑनलाइन पे, एनर्जी को डिफाइन करना मुश्किल है, क्योंकि जब भी एनर्जी डिफाइन करोगे, इट इज द एबिलिटी टू डू वर्क। अरे वर्क क्यों लाए आपने, वर्क क्यों लाया डेफिनेशन में? यार वर्क खुद एनर्जी का फॉर्म है, डेफिनेशन में एनर्जी का फॉर्म चिपका दिया आपने, तो ये बच्चों के लिए सही है, आप ध्यान रखकर रहो। एनर्जी को डिफाइन करना मुश्किल है। एनर्जी को, एनर्जी के फॉर्म को आप डिफाइन कर लेते हो, स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, आपने सुना है सब कुछ नाम, है ना, हीट एनर्जी, थर्मल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, ये फॉर्म है, एनर्जी का रूप है, एनर्जी नहीं, एनर्जी का फॉर्म है। मैंने एनर्जी पूछा है, तो एनर्जी को डिफाइन करना एज सच डिफिकल्ट है, और प्रिसाइज डेफिनेशन देना डिफिकल्ट है, इसका एग्जैक्ट डेफिनेशन देना डिफिकल्ट है। लेकिन फिर भी अगर आप मुझसे बोलते हो कि एनर्जी को डिफाइन करो, तो मैं करता हूं एनर्जी को डिफाइन, क्योंकि मानवता हर चीज का डेफिनेशन दे सकती है, क्योंकि हमें कुछ चीज को समझना पड़ता है। हम डेफिनेशन के रूप से डेफिनेशन को जब समझते हैं, जब बनाते हैं, तो हम उस चीज को समझने का समझ पाते हैं अच्छे तरीके से कि क्या बोलना चाह रहा है, किसी ने जो बोला है, साइंटिस्ट ने क्या बोला है। तो एनर्जी को हमने डिफाइन किया, बहुत मुश्किल है डिफाइन करना, लेकिन हम लोगों ने किया डिफाइन। क्या किया? थर्मोडायनेमिक्स, ऊष्मागतिकी। एनर्जी को हम लोग ऐसे कर सकते हैं, इट कैन बी व्यूड एज द एबिलिटी टू कॉज चेंज। मैं लिख रहा हूं, मैं आपको बताऊंगा हिंदी में। इट कैन बी व्यूड, एनर्जी, ऊर्जा, इट कैन बी व्यूड एज द एबिलिटी टू कॉज चेंज। इसका मतलब क्या है, किसी को समझ में आ रहा है? आप इसको देख सकते हो, इस तरीके से देख सकते हो ऊर्जा को, कि कुछ क्षमता, कुछ एबिलिटी हो, कुछ बदलने की, कुछ क्षमता हो, है ना, वो चीज, वो क्वांटिटी ऊर्जा कह सकते हैं। ऐसी ऊर्जा, ऐसी क्वांटिटी, राशि जो क्षमता रखता हो, कुछ क्षमता रखता हो क्या करने की, कुछ बदलने की, कुछ बदले। समझ रहे हो ना, बदलाव बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। बदलाव समझ सकते हो, बदलाव क्या क्या हो सकती हैं। तो कुछ बदलने की, जैसे कि अगर ये यहां बोर्ड है, मैं इसको उठा दूं ऐसे, तो चेंज हुआ ना, कुछ बदलाव हुआ ना। तो कैसे हुआ? एनर्जी के कारण हुआ। क्या हुआ? एनर्जी मैंने लगाई। तो ये है एनर्जी, एक्चुअली कुछ बदलने की। अब हुआ ये है कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई, मैंने इसको ऊपर किया ना, तो हाइट कुछ गेन किया, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ चुकी है, लेकिन वो फॉर्म हो गया। बट एनर्जी ने क्या बताया मैंने, कुछ बदल रहा है, कुछ चेंज करने की क्षमता रखता हो, ऐसी क्वांटिटी को, ऐसी राशि को हम लोग एनर्जी बोल सकते हैं। कुछ बदलने की क्षमता रखता हो, ऐसी राशि को एनर्जी बोल सकते हैं। ये बहुत डिफिकल्ट है डिफाइन करना, लेकिन फिर भी आप ऐसे डिफाइन कर सकते हो। ये बहुत ही स्टैंडर्ड बुक्स वगैरह की मैंने बात की है। सेंजल बोल्स, हमारे यहाँ बुक आती है थर्मोडायनेमिक्स में,
मैं उस बुक से पढ़ाता भी हूँ, थर्मोडायनेमिक्स वगैरह और भी बुक्स हैं, तो वहाँ ऐसी बातें कही गई है जो कि डिटेल बुक है, फॉरेन ऑथर हैं। मैं वहाँ से आपको जो मैंने पढ़ी थी कई सालों पहले वो सारी चीज़ें है। मैं सोचता हूँ क्यों ना ये एनर्जी चैप्टर पढ़ रहे हो, एनर्जी लोगों को नहीं पता, कैपेसिटी टू डू वर्क, वर्क वर्क वर्क। अरे वर्क तो खुद फॉर्म है एनर्जी का, एनर्जी के फॉर्म से एनर्जी को डिफाइन कर रहे हो, तो क्यों वर्क ले रहे हो? थर्मल एनर्जी ले लो, पोटेंशियल एनर्जी ले लो, वर्क क्यों ले रहे हो? सिर्फ एबिलिटी टू डू वर्क, कार्य करने की क्षमता को, कार्य करने की ही क्यों, कार्य ही क्यों? कार्य तो एक एनर्जी का रूप है, और भी ले सकते हो। इसीलिए बात है कि एनर्जी का रूप लेके डिफाइन नहीं कर सकते हैं, डिफिकल्ट है एनर्जी को डिफाइन करना। एनर्जी क्या है तो मुश्किल है, एनर्जी नाम की चीज आप देख ही नहीं सकते हो, लेकिन फिर भी एनर्जी कुछ ऐसी राशि है जो कुछ बदलने की क्षमता रखता है, अपने आप में कुछ बदल सकता है, वो समझ चुके हो आप, ठीक है। हिंदी में मैंने बोल दिया है, उसको लिख लो। एक ऐसी राशि जो कुछ बदलने की क्षमता रखता हो वो एनर्जी कहलाएगी, ठीक है। तो कैपेसिटी टू डू वर्क डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ एनर्जी वन कैन कंट्रोल एंड यूटिलाइज। देखिए अभी ये तो समझ लिए, अब एबिलिटी टू डू वर्क पे ही समझते जाओ, जो आपने पढ़ा है कार्य करने की क्षमता, उस पर समझते जाओ, क्योंकि उसी पे आप लोग समझे हुए हो, आपके एग्जाम में उसी पे समझना है। लेकिन ये याद रखना, इंजीनियर लोग जितने हैं या बीएससी वाले लोग हैं, आप फिजिक्स से फील्ड के हो, आपको ये चीजें पता होनी चाहिए, और ओवरऑल जनता को भी पता होना चाहिए, क्योंकि एनर्जी सिक्योरिटी की बात चल रही है, एनर्जी एनर्जी दुनिया में चल रही है, और एनर्जी बहुत बड़ी क्वांटिटी है। क्या है मैं भी आपको बताऊंगा, ध्यान रखना है, ये चीजें आपको ध्यान रखनी है कि एनर्जी नाम की चीज कोई समझ ही नहीं सकता ना एनर्जी कहाँ है। हमें कभी भी एनर्जी दिखता ही नहीं है, हमें तो कोई रूप दिखती है एनर्जी के। लाइट एनर्जी ये रूप है एनर्जी का, पोटेंशियल एनर्जी ये रूप है एनर्जी का, गतिज ऊर्जा कोई मूव कर रहा है रूप है एनर्जी का, थर्मल एनर्जी रूप है। एनर्जी कभी नहीं दिखते हम लोग, एनर्जी का रूप दिखता है हमें, एनर्जी नहीं दिखता। लेकिन फिर भी कुछ एनर्जी ऐसे डिफाइन कर सकते हो जो मैंने समझाया, ठीक है। प्रिसाइज डेफिनेशन नहीं दे सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हम लोग बता सकते हैं, कुछ फीलिंग हमारी ऐसी है एनर्जी को लेके, ठीक है। तो डिफाइंस, एनर्जी को डिफाइन करना है तो डिफाइंस एज ए, जो आप लोग पढ़े हो, डिफाइंस एज ए एबिलिटी टू डू वर्क, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। आपने बचपन में पढ़ा है, पढ़ते रहो, ठीक है। बाकी जो मैंने समझा दिया उसको मन में रखना, ठीक है। ये हमारे फैकल्टी लोगों के लिए भी है, जो लोग नहीं जानते हैं सारी चीजें, ठीक है। क्योंकि यही पढ़ाते रहोगे, कुछ सोचते ही नहीं आदमी, यार कुछ सोचा ही नहीं है क्या लिख दिए, कुछ सोचता नहीं एनर्जी क्या है। अरे भैया एनर्जी देखा क्या कभी तुमने? वर्क क्या एनर्जी है, एनर्जी का रूप है भाई, एनर्जी का रूप है, वो भी वर्क के नाम की कोई चीज नहीं होती है। थोड़ी मैं इंजीनियरिंग में घुस जाऊं, मुझे 2 सेकंड दे दो। वर्क, हीट, उष्मा, कार्य, कुछ नहीं होता है ये। लो, जो लोग पढ़ा रहे हैं मेरे सामने आके खड़ा हो जाओ, आपकी पूरी अंडरस्टैंडिंग मैं अभी नीचे कर देता हूं। आप लोग पढ़ा रहे हैं, अच्छी बात है, बट इट्स नॉट राइट। आप पढ़ क्या है, वर्क नाम की कोई चीज नहीं होती है, हीट नाम की कोई चीज नहीं होती है। ध्यान रखना, वर्क ट्रांसफर होता है, एनर्जी ट्रांसफर होती है, हीट ट्रांसफर होती है। देयर इज नथिंग लाइक वर्क इन एग्जिस्ट इन दिस वर्ल्ड, देयर इज नथिंग लाइक हीट एग्जिस्ट इन दिस वर्ल्ड। कुछ नहीं एग्जिस्ट करता है, वर्क ट्रांसफर एग्जिस्ट करता है और हीट ट्रांसफर एग्जिस्ट करता है। एक्चुअली वर्क ट्रांसफर होती है, वर्क है तो ट्रांसफर हो जाएगी, हीट है तो ट्रांसफर हो जाएगी, ये होता है। वर्क हीट नाम की कोई चीज नहीं होती। पढ़ा रहे हैं लोग, ठीक है, चलने दो, ठीक है। और आप बहुत उन पे विश्वास भी करते हैं। मैं आया हूं, थोड़ा लेट से आया हूं, लेट नहीं है, ये इस सेंचुरी के यही टाइम निर्धारित था मेरे लिए कि मैं 2021 के लास्ट में मैं आऊंगा यूट्यूब पे, और आया हूं। और आज भारत के लिए सिखा रहा हूं, हिंदी मीडियम में बोल रहा हूं, क्योंकि भारत के लोग समझे हिंदी मीडियम में। एक दिन मैं अमेरिका के अलग अलग जगहों पे मैं इंग्लिश मीडियम में भी चीजें लेके जाऊंगा, आप देखिएगा। और जस्ट उस अंडरस्टैंडिंग को देना है जो कमी है लोगों के बीच में, चाहे देश हो चाहे विदेश हो, मैटर नहीं करती है। मैं सीखने पे लगा हुआ हूं, प्रतिदिन सीख रहा हूं, हमेशा सीखता हूं। लेकिन आपको पता नहीं होगा, जो मैं पढ़ा रहा हूं, खास मैं अभी वो चीज नहीं पढ़ता हूं जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं। जो मुझे दोस्त हैं, जो मुझे जानते हैं, वो जानते हैं कि मैं ये चीजें नहीं पढ़ता हूं अभी, ठीक है। ये तो मैं पढ़ा रहा हूं, ये मेरा कई सालों का पहले का किया धराया हुआ है, ठीक है। और जो मैं आपको यूपीएससी का पढ़ाऊंगा वो भी मैं क्वेश्चन देखते रहता हूं आपका क्या आते हैं, और मैं ही सोचता हूं कि क्या है यार, कब जाके पढ़ा दूं इनको ये सारी चीजें कि इनका बोझ उतर जाए, ठीक है। मैं राइट नाउ अभी रॉकेट साइंस की पढ़ाई करता हूं, अभी भी रॉकेट साइंस पार्टिकल फिजिक्स की पढ़ाई करता हूं। आपको पता होगा क्वार्क मॉडल वगैरह होते हैं, आप क्वार्क पढ़ेंगे। अप क्वार्क क्या है, डाउन क्वार्क क्या है, चार्म क्या है, स्ट्रेंस क्या है, टॉप क्या है, बॉटम क्या है, क्वार्क आप पढ़ोगे, है ना। बट मैं क्वार्क की मॉडल पढ़ता हूं एक्चुअली, तो चीजें है, मैं काम दूसरे चीज पे कर रहा हूं। ऐसा नहीं कि मैं अभी पीपीटी नहीं चला रहा हूं, ये मैंने पहले से किया हुआ है। आप मजा ले, बस आप मजा ले, ठीक है ना। आपकी एग्जाम वैसे भी निकल जाएगी, कॉन्सेप्ट में बना रहा हूं, ठीक है। तो देखिए यूनिट ऑफ एनर्जी क्या है,
यूनिट ऑफ एनर्जी, यूनिट ऑफ एनर्जी क्या है आपसे कोई पूछे तो जूल, ठीक है। लेकिन कमर्शियल यूनिट क्या है, कमर्शियल यूनिट क्या है, आपसे कोई पूछे कि यूनिट ऑफ कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी क्या है, कमर्शियल यूनिट ऑफ, जो हम कमर्शियलाइजेशन में यूज करते हैं ना, घरों में जो एनर्जी आ रही है, तो जूल में पैसा देते हो क्या आप, नहीं। तो कमर्शियल यूनिट क्या है, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी किलोवाट आवर, किलोवाट आवर, ये कमर्शियल यूनिट है एनर्जी का, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी है ये किलोवाट आवर, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी किलोवाट आवर। और 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो आप जानते हो ना, 1 यूनिट आती है आपके पास, मैं ये जनरल स्टडीज में डील करूंगा, क्या कहते हैं जनरल साइंस के पोर्शन में मैं डील करूंगा, बट थोड़ा सा एनर्जी की बात है तो आपको बता दे रहा हूं। 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो आपके घर में आती है ना, 7 रुपए यूनिट, 8 रुपए यूनिट, 9 रुपए यूनिट, जितने रुपए देते हो आप, 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या है, 1 किलोवाट आवर के बराबर होती है। 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, 1 यूनिट आया मतलब 1 किलोवाट आवर के बराबर होती है। मैं आपको पैसा वगैरह कैलकुलेट करके दे सकता हूँ, इसकी फिजिक्स आती है, इसकी क्वेश्चन आते हैं, बट आपके एग्जाम में जरूरत नहीं है ये चीजें, ठीक है ना। बट फिर भी कोई अप्लायंसेज हैं, हीटर वगैरह जल रही है, तो 2 घंटा हीटर जला तो उसकी पावर रेटिंग से मैं निकाल के दे सकता हूं कि कितनी यूनिट उसने खर्च किया होगा। आप पैसा बताओगे मुझे कि 1 यूनिट मुझसे 8 रुपए लिया जाता है, मैं पैसा बता दूंगा आपको कितना देना है, बट उस लेवल की कैलकुलेशन आपको नहीं चाहिए, ठीक है। तो एनर्जी की डेफिनेशन ये जो मैंने लिखी आप ध्यान रखेंगे, डिफाइंस एज द एबिलिटी टू डू वर्क, कार्य करने की क्षमता को कहते हैं। और जो कैपेबिलिटी होती है, जो कैपेबिलिटी होती है कार्य करने की, वो डिपेंड करती है किस चीज पे करती है, अमाउंट ऑफ एनर्जी, कोई आदमी कितना कंट्रोल कर सकता है और कितना यूटिलाइज कर सकते हो। भाई समझ रहे हो ना, क्या कैपेबिलिटी जो डू वर्क है, ये कैपेबिलिटी या एबिलिटी टू डू वर्क है, ये किस बात पे डिपेंड करता है, आपकी क्षमता किस बात पे डिपेंड करती है, कार्य करने की क्षमता। मैं इसी डेफिनेशन समझा रहा हूं, एक्चुअल आपको समझा चुका हूं क्या है, ये आप समझते आते हो बचपन से, मैं इसी पे समझा रहा हूं। कार्य करने की क्षमता ये इस बात पर डिपेंड करती है कि कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी आप कंट्रोल कर सकते हो। जैसे फ्यूजन में देखो, न्यूक्लियर फ्यूजन में एनर्जी कंट्रोल ही नहीं होती है, इतनी लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलती है, अनकंट्रोलेबल चेन रिएक्शन होती है, नाभिकीय संलयन की बात कर रहा हूं। तो ये बात डिपेंड करती है कैपेबिलिटी टू डू वर्क, वर्क करने की क्षमता इस बात पर डिपेंड करती है कि अमाउंट ऑफ एनर्जी कितना कोई आदमी कंट्रोल कर सकता है और कितना आप यूटिलाइज कर सकते हो। ये भी तो है ना, अब न्यूक्लियर फ्यूजन में तो कितनी एनर्जी निकलती है, कितना यूटिलाइज कर लेते हो आप, प्रॉब्लम यही चल रही है ना। क्या प्रॉब्लम है आपको समझाऊंगा। तो वन कैन कंट्रोल कितना और कितना यूटिलाइज कर सकते हो, इस बात पर डिपेंड करती है कि कैपेबिलिटी टू डू वर्क क्या है। तो कैपेबिलिटी टू डू वर्क डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ एनर्जी, अमाउंट कितने एनर्जी की, एंड कितना वो कंट्रोल किया जा सकता है एनर्जी और कितना यूटिलाइज कर सकते हो उस एनर्जी को। इस बात पर डिपेंड करती है कि कैपेबिलिटी टू डू वर्क क्या होगा, कार्य करने की क्षमता जो है, एबिलिटी टू डू वर्क है, वो क्या होगी। वो अमाउंट ऑफ एनर्जी पे बात डिपेंड करती है कि अमाउंट ऑफ एनर्जी वन कैन कंट्रोल एंड यूटिलाइज, इस बात पे okay? कोई आदमी कितना कंट्रोल कर सकता है, कितना यूटिलाइज कर सकते हो एनर्जी को, ठीक है। एनर्जी तो बहुत है, न्यूक्लियर फ्यूजन में तो बहुत निकलती है भाई, उसका यूटिलाइजेशन कितना कर सकते हो। तो ये सारी चीजें आपको समझनी है, क्योंकि न्यूक्लियर फ्यूजन में आपको समझना है कि अनकंट्रोल चेन रिएक्शन होती है वहां पे, है ना, तो श्रृंखला रिएक्शन होती है, आपको समझना है वो सारी चीजें। वर्क आउटपुट डिपेंड्स ऑन द वर्क इनपुट, अगर कोई वर्क कर रहे हो तो वो वर्क आउटपुट जो निकल रहा है वो किस बात पर डिपेंड करेगा, कितना आपने इनपुट दिया, जितना इनपुट दोगे उतना आउटपुट लोगे, जितना पढ़ोगे उतना मिलेगा, सही से बात है, जितना इनपुट लगाओगे उतना आउटपुट मिलेगा। वर्क आउटपुट किस बात पर डिपेंड करते हैं, लिखते जाना है सारी चीजें। वर्क आउटपुट डिपेंड्स किस चीज पे करती है, वर्क इनपुट पे। कैपेबिलिटी टू डू वर्क, कार्य करने की क्षमता किस बात पर डिपेंड करती है, वो इस बात पर डिपेंड करती है कि आपके पास कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी है और उसको कंट्रोल कितना कर पा रहे हो और कितना यूटिलाइज कर पा रहे हो, इस बात पर डिपेंड करती है कि आप कितना कैपेबिलिटी है वर्क करने की आपकी, ठीक है। तो द कैपेबिलिटी टू डू वर्क डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ एनर्जी वन कैन कंट्रोल एंड यूटिलाइज। वन कैन कंट्रोल, कितना कंट्रोल कर सकते हो उस एनर्जी को, अमाउंट ऑफ एनर्जी को, कितना यूटिलाइज कर पा रहे हो, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। न्यूक्लियर फ्यूजन में आप जानते हो कि हम ऊर्जा बहुत निकलती है, यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं। न्यूक्लियर फ्यूजन की बात कर रहा हूँ, नाभिकीय संलयन क्रिया होती है ना, वो सन वाली, सूर्य में स्टार में जो होती है वो वाली बात कर रहा हूँ, ठीक है। ईटर वगैरह हम लोग पढ़ेंगे, ईटर ईस्ट लाइफ पढ़ेंगे, उनमें न्यूक्लियर फ्यूजन की बात की जा रही है। टोकामेक डिवाइस की बात करेंगे, उसमें न्यूक्लियर फ्यूजन की बात की जाती है। तो वर्क आउटपुट डिपेंड्स किस बात पे करती है, वर्क इनपुट पे, कितना दे रहे हो। एनर्जी इज द मोस्ट बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर इनपुट, एनर्जी जो है सबसे आधारभूत इंफ्रास्ट्रक्चर, आप जानते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होती है
किसी भी इकोनॉमी को आगे करना है तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना पड़ता है। भैया मेट्रो बन रही है, पुल बन रहे हैं, ब्रिज बन रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रही है ना, रोड बन रहे हैं। तो एनर्जी की जो बात की जाती है, एनर्जी इज द मोस्ट बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर। वो इतना बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, इनपुट है, इंफ्रास्ट्रक्चर इनपुट है फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री। किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ, अर्थव्यवस्था का ग्रोथ, वृद्धि और उस कंट्री की डेवलपमेंट के लिए एनर्जी जो है वो मोस्ट बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर इनपुट है। इंफ्रास्ट्रक्चर इनपुट है क्या? एनर्जी। किसके लिए? इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री। किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ, उसकी आर्थिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री। समझ गए? तो एनर्जी वो चीज है, मोस्ट बेसिक आधारभूत इंफ्रास्ट्रक्चर इनपुट है। ये वो वैसा इनपुट है जो इस बात को निर्धारित करेगा कि किसी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ कितनी होगी और उस कंट्री की डेवलपमेंट कैसी चल रही है। अभी और समझाऊंगा, चिंता नहीं करने का, और समझाऊंगा। ठीक है, तो ये समझ में आया एनर्जी। बाकी जनरल साइंस में मैं डील करूंगा आपको, वहां पे वर्क वगैरह मुझे सब पढ़ाना है, हीट, वर्क, न्यूटन का लॉ, ये सारी चीजें, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, ये सारी चीजें पढ़ानी है मुझे। ठीक है, पावर क्या है, थोड़ा सा पावर समझ लो। रेट एट विच एनर्जी इज ट्रांसफर, किस दर से ऊर्जा को स्थानांतरण कर रहे हो, ट्रांसफर कर रहे हो, किस दर से ऊर्जा यहां से वहां चली गई। ये दर आ गया ना, रेट, तो आ गया पावर। रेट, अब मैं फिजिक्स वाली लैंग्वेज में नहीं लिख रहा हूँ, वहां पावर हम लोग बहुत कम से पढ़ाया है, फिजिकल टू फोर्स इनटू वेलोसिटी, ये हम लोग क्वांटिटी में डॉट क्वांटिटी क्या कहते हैं, डॉट प्रोडक्ट में डिफाइन करते हैं, आपको नहीं पढ़ना वो सारी चीजें। मैं एक जनरल डेफिनेशन दे रहा हूं जो आपको सफिशिएंट है। रेट एट विच एनर्जी इज ट्रांसफर, एनर्जी इज ट्रांसफर, उस दर से, किस दर से ऊर्जा का ट्रांसफर हो रहा है, ऊर्जा का स्थानांतरण हो रहा है, किस दर से हो रहा है, वो दर अगर आपने लगा दिया तो वो पावर हो जाएगी, ये पावर कहलाएगी। पावर मतलब क्या है कि ऊर्जा का स्थानांतरण किस दर से हो रही है, रेट एट विच द एनर्जी इज ट्रांसफर इज पावर, ये है शक्ति। शक्ति आप समझ गए, पावर जानते हो। ठीक है, और कमर्शियल यूनिट आपने क्या बताया मैंने एनर्जी का, जो कमर्शियल घरों में हम लोग बिल्डिंग्स में जो यूनिट आती है, इलेक्ट्रिसिटी जो आप जानते हो यूनिट में देते हो ना, तो कमर्शियल यूनिट जो है एनर्जी का वो किलोवाट आवर है। ठीक है, आप ध्यान रखोगे किलोवाट आवर के फॉर्म में, तो 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का मतलब 1 किलोवाट आवर मैंने आपको बताया। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी यूज्ड इन जनरल, आपको पता होगा कि यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में आप देते हो कमर्शियली घरों में। ठीक है, और इतना ही ध्यान रखो, बाकी मैं आपसे डील करूंगा बाद में। ठीक है, जब मैं आऊंगा क्या लेके, जब मैं आऊंगा आपको जनरल साइंस को लेके। ठीक है, अभी देखिए एनर्जी पे और चर्चा करता हूं। एनर्जी इज द प्राइम मूवर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, एनर्जी वो प्राइम मूवर है इकोनॉमिक ग्रोथ का, अर्थव्यवस्था की ग्रोथ का। एनर्जी समझो तब आपको समझ में आएगी एनर्जी की कितनी महामारी क्यों है, क्यों जरूरत है एनर्जी। एनर्जी इज द प्राइम मूवर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, किसी भी अर्थव्यवस्था की ग्रोथ के लिए वो प्राइम मूवर है, वो चक्का है जिसके बिना इकोनॉमी बढ़ नहीं सकती है। एनर्जी वो चक्का है, जो वो चक्का घूमेगा तो ही इकोनॉमी बढ़ेगी आगे। तो इकोनॉमिक ग्रोथ चाहिए, जीडीपी ग्रोथ चाहिए, तो एनर्जी वो पहला प्राइम मूवर है जो आपको चाहिए। और इट इज वाइटल फॉर द सस्टेनेंस ऑफ मॉडर्न इकोनॉमी। किसी भी आधुनिक अर्थव्यवस्था को अगर सस्टेन करना है तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि उस अर्थव्यवस्था में ऊर्जा हो, उस अर्थव्यवस्था के पास ऊर्जा हो, उस सिविलाइजेशन के पास ऊर्जा हो। ठीक है, उस कंट्री के पास ऊर्जा हो। तो इट इज वाइटल फॉर सस्टेनेंस ऑफ द मॉडर्न इकोनॉमी। आधुनिक अर्थव्यवस्था की सस्टेनेंस के लिए, वो सस्टेन करे, उसके लिए बहुत ही जरूरत है। फ्यूचर इकोनॉमी, जो भविष्य की जो अर्थव्यवस्था है किसी भी कंट्री की, फ्यूचर इकोनॉमी ग्रोथ डिपेंड करती है, किस बात पर डिपेंड करती है, किसी भी कंट्री की फ्यूचर की इकोनॉमिक ग्रोथ किस बात पर डिपेंड करती है, कि डिपेंड अपॉन द लॉन्ग टर्म अवेलेबिलिटी ऑफ द एनर्जी। उस कंट्री के पास कितनी लॉन्ग टर्म अवेलेबिलिटी है, इसीलिए बात चल रही है एनर्जी सिक्योरिटी, समझ रहे हो ना। लॉन्ग टर्म अवेलेबिलिटी कितनी है एनर्जी की उस कंट्री के पास, जिस कंट्री की आप बात कर रहे हो ग्रोथ की। तो मैंने क्या बताया कि फ्यूचर इकोनॉमिक ग्रोथ डिपेंड्स अपॉन द लॉन्ग टर्म अवेलेबिलिटी ऑफ द
क्या? एनर्जी। एनर्जी की लॉन्ग टर्म एबिलिटी कितनी है? एनर्जी रिसोर्स की बात कर रहा हूं कि लॉन्ग टर्म आपके पास जो भी रिसोर्स है एनर्जी की, वो कितने समय के लिए आपके पास है। इस बात पे भी डिपेंड करती है कि आपकी फ्यूचर इकोनॉमिक ग्रोथ कितनी होगी, आगे भविष्य में अर्थव्यवस्था का ग्रोथ कितना होगा, कितना अफोर्डेबल है। अफोर्डेबल कितना है आपके पास, जो एनर्जी है वो अफोर्डेबल कितना है। भाई देखो, अवेलेबिलिटी तो होनी चाहिए एनर्जी रिसोर्सेज की, लेकिन अफोर्डेबल भी तो होना चाहिए। अब कुछ लोग कहोगे पता नहीं क्या बोल रहे हैं, अफोर्डेबल अफोर्डेबल, है ना। इसका मतलब ये है, ऑडी कार तुम्हारे घर गांव में क्या कहते हैं शहर में मिलती है, बीएमडब्ल्यू मिलती है, सब जगह मिल जाएगी बड़े बड़े शहरों में बीएमडब्ल्यू। कितने लोग अफोर्डेबल है उसको खरीद पाएंगे? कितने लोग? बात सही है, अवेलेबल तो है, खरीद नहीं पाते क्योंकि महंगी है कार। तो ये है अवेलेबिलिटी अफोर्डेबिलिटी में अंतर होती है, समझना है। अवेलेबल है कोई चीज का मतलब नहीं कि अफोर्डेबल है। समाज हमारे अफोर्डेबल है, सब लोग खरीद लेंगे, नहीं। समाज के कुछ परसेंट के लोग हैं जो बीएमडब्ल्यू पे चढ़ते हैं, ठीक है। तो अफोर्डेबल कुछ लोगों के लिए है ना, बट अवेलेबल तो है मार्केट में। तो ये समझना है कि एबिलिटी ऑफ द एनर्जी रिसोर्स पे भी डिपेंड करती है, अफोर्डेबिलिटी पे भी करती है, हम कितने अफोर्डेबल हैं, एक्साइजेबल कितना है, हम किस तरीके से उसको व्यवहार में ला सकते हैं एक्साइजेबल एनर्जी रिसोर्स को। और इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी होना चाहिए, इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी होना चाहिए, तब जाके फ्यूचर इकोनॉमिक ग्रोथ की हम बात करते हैं। ऐसी एनर्जी रिसोर्स होने चाहिए, एनर्जी रिसोर्स जो हमारे पास है उसकी एबिलिटी अच्छी होनी चाहिए, तब जाके हमारी मॉडर्न इकोनॉमिक ग्रोथ, आधुनिक जो अर्थव्यवस्था की ग्रोथ है वो आगे चलेगी। और अफोर्डेबल भी होना चाहिए वो एनर्जी, अवेलेबल के साथ साथ अफोर्डेबल भी होना चाहिए। आपको समझ में आ गया? अफोर्डेबल, एक्साइजेबल भी होना चाहिए, उसको हम व्यवहार में ला पाए, एक्साइज कर पाए, और साथ में इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी होनी चाहिए, इन्वायरमेंट को क्षति ना पहुंचाए। पॉल्यूशन कर रहे हो ना, पॉल्यूशन प्रदूषण फैला रहे हो, ये सब नहीं होना चाहिए, हम ऐसा मान के चलते हैं, लेकिन हो रही है, ठीक है। तो हम टेक्नोलॉजी की बात करेंगे, कैसे हम सुधार कर सकते हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन कंट्रीब्यूट्स टू द ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी। इंडस्ट्रियलाइजेशन औद्योगिकरण होती है तो किसी भी राष्ट्र की ग्रोथ होती है, इकोनॉमी को लेते हुए अर्थव्यवस्था की ग्रोथ होती है। इंडस्ट्रियलाइजेशन कंट्रीब्यूट्स टू द ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन कंट्रीब्यूट करती है ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी, लेकिन उसको चाहिए एनर्जी, एनर्जी चाहिए। बिना एनर्जी का औद्योगिकरण कैसे चलेगा? तो उसको चाहिए एनर्जी। तो एनर्जी के बिना इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हो सकता है। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन करनी है, वो कंट्रीब्यूट करता है ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी, इकोनॉमी की ग्रो कराएगा अर्थव्यवस्था को, लेकिन उसको चाहिए एनर्जी, इट रिक्वायर्स एनर्जी, एनर्जी चाहिए। और कंजम्पशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी का कंजम्पशन, कितना खर्च कर रहे हो, एनर्जी का कंजम्पशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन दे गो टुगेदर। एनर्जी का कंजम्पशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन कर रहे हो, औद्योगिकरण कर रहे हो, तो एनर्जी लगेगी भैया। कोई भी चीज बना रहे हो एनर्जी चाहिए। तो कंजम्पशन ऑफ एनर्जी एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन दे गो टुगेदर, एक साथ चलते हैं, है ना। एनर्जी का कंजम्पशन, जितना एनर्जी कंज्यूम करोगे उतनी ग्रोथ होगी, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है, उतनी इंडस्ट्रियलाइजेशन आपकी होती जाएगी, समझ रहे हो। तो ये बात ध्यान रखना है। मैंने क्या बताया कि कंजम्पशन ऑफ एनर्जी एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकरण, दे गो टुगेदर, एक साथ चलते हैं। इफ द इकोनॉमी हैज टू ग्रो, इफ आप चाहते हो कि किसी भी देश की, किसी भी सिविलाइजेशन की इकोनॉमी ग्रो करे, इफ द इकोनॉमी हैज टू ग्रो देन एनर्जी कंजम्पशन विल आल्सो ग्रो। if the economy has to grow, if the economy has to grow then energy consumption also grow। एनर्जी के कंजम्पशन को भी बढ़ाना पड़ेगा आपको, तब इकोनॉमी ग्रो करेगी, अर्थव्यवस्था ग्रो करेगी। जब तक आप ऊर्जा की कंजम्पशन को नहीं बढ़ाएंगे, एनर्जी इकोनॉमी ग्रो नहीं करेगी। तो ये दोनों होनी चाहिए, आपको समझ में आ रही है। इफ द इकोनॉमी हैज टू ग्रो देन द एनर्जी कंजम्पशन आल्सो ग्रो, ये भी ग्रो करना चाहिए, विल आल्सो ग्रो। द ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी डिपेंड्स अपॉन द ग्रोथ ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। किसी भी इकोनॉमी की ग्रो डिपेंड करती है ग्रोथ ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर पे, कि कितना आप इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रो कर रहे हो। जैसे कि मेट्रो आ रही है, ब्रिज बन रहे हैं, मेट्रो सिटीज आ रही हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो रही है। तो ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी डिपेंड्स अपॉन द ग्रोथ ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, कितना इंफ्रास्ट्रक्चर किसी देश में क्रिएट किए जा रहे हैं। तो ग्रोथ ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर पर डिपेंड करती है। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर तो हाथ फैला कर बैठा है कि एनर्जी दो, कंजम्पशन ऑफ एनर्जी, इंफ्रास्ट्रक्चर डिमांड कर रहा है कंजम्पशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी कंज्यूम करूंगा, मुझे कंज्यूम चाहिए, मुझे खाना एनर्जी, इंफ्रास्ट्रक्चर बोलती है। मेट्रो लगाओगे एनर्जी चाहिए, ब्रिज बना रहे हो एनर्जी चाहिए, हर चीज में एनर्जी चाहिए भाई। तो इंफ्रास्ट्रक्चर डिमांड कर रहा है कंजम्पशन ऑफ एनर्जी, और इकोनॉमी की ग्रोथ होती है इंफ्रास्ट्रक्चर से, और इंफ्रास्ट्रक्चर बोलता है कि हमको एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी के बिना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर के बिना इकोनॉमी की ग्रोथ नहीं। तो एनर्जी लिंक हो गई इकोनॉमी की ग्रोथ से। तो इसीलिए मैंने बताया था एनर्जी इज द प्राइम मूवर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, प्राइम मूवर, मेन है ये प्राइम मूवर। तो इंफ्रास्ट्रक्चर डिमांड करता है कंजम्पशन ऑफ एनर्जी, लेकिन इकोनॉमी डिपेंड्स करती है ग्रोथ ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर पे, ग्रोथ ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर पे इकोनॉमी डिपेंड करती है।
और इंफ्रास्ट्रक्चर डिमांड करता है एनर्जी चाहिए, तो लिंक हो गया। बिना एनर्जी का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, और बिना इंफ्रास्ट्रक्चर का इकोनॉमी नहीं, इकोनॉमी की ग्रोथ नहीं, अर्थव्यवस्था की ग्रोथ नहीं किसी भी देश की। ठीक है, तो एनर्जी समझ में आया क्या चीज है, समझ में आया एनर्जी क्या चीज है, समझ में आई। और समझो, आपको पता है, आपको पता है, फिर से मैं अलग वे से समझा रहा हूं। और एनर्जी जो मैटर करती है आपके लाइफ में, क्या मैटर करती है पता है? अभी तक मैंने फिजिक्स समझाया था, आप समझो यूपीएससी, लेकिन वो फीलिंग आ रही होगी क्यों मैंने फिजिक्स समझाया था आपको, थोड़ी सी समझाई है, वो भी कुछ नहीं समझाया। एनर्जी की तो फिर थर्मोडायनेमिक्स साइंस ही है, दुनिया ही बहुत बड़ी है, लेकिन फिर भी जनरल साइंस में हम लोग आएंगे तो फिजिक्स में मैं आपको डील करूंगा। और सो यू नो दैट इफ समबडी बिकम्स वेरी वीक, आप जानते हो कि कोई आदमी बहुत कमजोर है तो हम क्या बोलते हैं कि अरे यार खाना खा लो, बाहर से कोई सोर्स ऑफ एनर्जी देते हैं, ग्लूकोज चढ़ा लो, खाना खा लो, एनर्जी आ जाएगी, आप जानते हो। ठीक है, अगर कोई आदमी कमजोर है तो हम उसको बाहर से ऊर्जा देने की कोशिश करते हैं, खाने के रूप में, ग्लूकोज के रूप में, अलग अलग रूप में। ठीक है, लेकिन हम अगर बात करें कि इसी तरीके से अगर ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखें, इसी चीज को ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखें, थोड़ा विस्तारित करके देखें ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में, आवर सिविलाइजेशन, अपने जो सिविलाइजेशन है वो सुबह से लेकर रात तक, जो हमारी सभ्यता है सुबह से लेकर रात तक पूरी की पूरी समय एनर्जी पे डिपेंडेंट है, पूरी की पूरी समय। मतलब कि बिना एनर्जी का हमारी सभ्यता कमजोर पड़ा हुआ है, जैसे कि बिना खाना का कोई पर्सन कमजोर है, उसको खाना चाहिए, उसी तरीके से हमारी सभ्यता बिना एनर्जी की टूट जाएगी, झूल जाएगी, कमजोर पड़ जाएगी। ठीक है, कैसे आपको समझो, अब देखो, सुबह हुई रात हुई, सुबह से लेकर रात तक हम जब बिस्तर पे जाते हैं, हम अपनी जिंदगी को एक मोमेंट भी, सिंगल मोमेंट भी हम अपनी जिंदगी को बिना एनर्जी के एज्यूम भी नहीं कर सकते हैं, सोच भी नहीं कर सकते, या किसी भी कोई फॉर्म ऑफ एनर्जी की बात कर लो, हम बिना उसके रह नहीं सकते हैं। ठीक है, आप कहोगे एग्जाम्पल क्या है भैया? ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी, मोबाइल चार्जिंग करनी है इलेक्ट्रिसिटी, कंप्यूटर चार्ज करना है इलेक्ट्रिसिटी, अभी आप देख रहे हो मोबाइल पे या कंप्यूटर पे इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ेगी चार्जिंग के लिए। ठीक है, समझ में आ गया। गांव में कोयला जलाते हैं हीटिंग के लिए, खाना बनाने के लिए, समझ लो। एलपीजी जला रहे हो, एलपीजी थर्मल एनर्जी निकलती है, उससे एनर्जी। आप हर समय एनर्जी से घिरे हुए हो भैया, हर समय एनर्जी से घिरे हुए हो, हर समय। आप एक सिंगल मोमेंट भी बिना एनर्जी के आप सोच नहीं सकते हो, सोच भी नहीं सकते हो। ठीक है, आपको बात करूं कि आप कोई भी चीज यूज कर रहे हो, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स यूज कर रहे हो, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जो होते हैं, जैसे कि आप मोबाइल, कंप्यूटर, टीवी, ये सारी चीज यूज कर रहे हो, आयरन यूज कर रहे हो, आयरन प्रेस करते हो, एनर्जी चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। आप सिंगल मोमेंट भी अपनी लाइफ की एनर्जी के बिना नहीं सोच सकते हो। इसलिए मैं क्या बोला हूं कि मैं ये बोलने की कोशिश कर रहा हूं कि आप अगर एनर्जी के बिना अपनी लाइफ को नहीं सोच सकते हो, तो इसका मतलब क्या है कि आपकी सभ्यता का खून है एनर्जी, आपकी सभ्यता का ब्लड। इसलिए एनर्जी इज कॉल्ड एज द ब्लड ऑफ सिविलाइजेशन। एनर्जी को ब्लड ऑफ सिविलाइजेशन, द प्राइम मूवर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, मैंने पहले बताया था, ब्लड ऑफ सिविलाइजेशन है। जिस तरीके से आपका खून, उस तरीके से सभ्यता का खून होता है ऊर्जा। क्योंकि आप देख लो किसी भी सिविलाइजेशन में बिना एनर्जी, अरे भैया यहां से वहां जाना है, कार से जा रहे हो, बिना तेल डाले कैसे जाओगे? वो तेल डलेगी, वो बर्न होगी, थर्मल एनर्जी निकलेगी, उससे आप एनर्जी मिलेगी तो आप आगे जाओगे। फंसे हुए हो, हर जगह फंसे हुए हो। लाइटिंग बिल आप देख रहे हो कि आप इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हो, कंप्यूटर चला रहे हो, टीवी चला रहे हो, और मोबाइल चार्जिंग कर रहे हो, घर से यहाँ गए खाना बना रहे हो, एलपीजी का यूज हो रही है, कोयला जला रहे हो, पावर प्लांट में यूज कर रहे हो, घर गांव में यूज कर रहे हो, ठंडी में हाथ को सेकने के लिए, बिना एनर्जी का आपका काम चल रहा है। आप एनर्जी के फॉर्म देख लो, अलग अलग फॉर्म यूज कर रहे हो ना, अलग अलग फॉर्म्स यूज करते जा रहे हो। एनर्जी तो जानते हो कुछ नहीं होती है, कोई दिखता ही नहीं है एनर्जी, मैंने बताया था। लेकिन एनर्जी का रूप तो देखो ना, कहीं इलेक्ट्रिसिटी का यूज, कहीं थर्मल एनर्जी का यूज, कहीं केमिकल एनर्जी का यूज। तो एनर्जी के फॉर्म से आप घिरे हुए हैं। तो ये एनर्जी ब्लड है सिविलाइजेशन का, हमारी सभ्यता का ब्लड है, इसके बिना तो हम कुछ हो ही नहीं सकती है। ठीक है ना, और इसके बिना जब कुछ नहीं हो सकता है तो ये हमारी ब्लड है सिविलाइजेशन का। तो इससे आपको एक चीज और मैं आपको बता सकता हूं कि एनर्जी की अगर बात करूं 2005 में, पुराना बताता हूं फिर नया साल का बताऊंगा कि नए में क्या बदलाव हुआ। एनर्जी इंटेंसिव इंडस्ट्रीज होती है कुछ ऐसी
उद्योग होते हैं, इंडस्ट्रीज होती हैं, कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज होती है जो एनर्जी इंटेंसिव होती है, उसमें एनर्जी बहुत लगती है, जैसे कि केमिकल सेक्टर हुआ। केमिकल सेक्टर जैसे आप तो ना, जैसे सीमेंट वगैरह बनती है, केमिकल सेक्टर हुआ, जैसे कि कुछ केमिकल्स बनाते हैं, उन सेक्टर की बात कर रहा हूं। आयरन स्टील सेक्टर हुआ, या मेटालिक मिनरल्स जो होते हैं, नॉन मेटालिक मिनरल्स हो गया उसकी सेक्टर, नॉन फेरस मेटल्स जो बनाते हैं उनकी सेक्टर, धातु वगैरह की बात कर रहा हूं, या नॉर्मल, और पेपर पल्प होती है उसकी सेक्टर। ये सारे एनर्जी इंटेंसिव इंडस्ट्री है, इसकी एनर्जी बहुत चाहिए इनमें, इनको चलाने के लिए टेक्सटाइल वगैरह जानते हो ना, इनमें एनर्जी बहुत चाहिए। और एनर्जी इंटेंसिव इंडस्ट्री 2005 की बात कर रहा हूं मैं, उनको रिक्वायर्ड था, कितना एनर्जी रिक्वायर्ड था, टोटल एनर्जी कंजम्पशन का, उस समय जो देश में टोटल एनर्जी कंजम्पशन थी, टोटल एनर्जी कंजम्पशन का 68% यूटिलाइज हो रही थी फॉर द ग्रोथ ऑफ एनर्जी इंटेंसिव इंडस्ट्री। 68% फॉर द ग्रोथ ऑफ एनर्जी इंटेंसिव इंडस्ट्री के लिए यूज हो रहा था 2005 में। कौन सी इंडस्ट्री? एनर्जी इंटेंसिव इंडस्ट्री। एनर्जी इंटेंसिव है, एनर्जी के पे ही पूरा निर्भर है। केमिकल इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री, पेपर पल्प, मेटल की इंडस्ट्री, धातु की इंडस्ट्री, समझ रहे हो ना, सारी चीजें, इनका 68% था 2005 में। टोटल एनर्जी का 68% पे ये डिपेंडेंट थी, 68% पे ये यूटिलाइज करती थी फॉर द ग्रोथ ऑफ एनर्जी इंटेंसिव इंडस्ट्री के लिए 68% यूटिलाइज होता था, ग्रोथ ऑफ एनर्जी इंटेंसिव इंडस्ट्री। सोच लो 2005 की बात है, आज कितनी बड़ी होगी आपको मैं फीलिंग दूंगा आने वाले समय में कि अब कितना बढ़ चुका है इन्हीं इंडस्ट्रीज का डिमांड, कितना बढ़ चुका है। तो सोचो आपकी आपको क्या क्या चीजें समझ में आई आज। और मैं अभी आपको चीजें और बताऊंगा। जैसे मैंने हीट की बात की, हीट बहुत चल रहा है। हीट मुझसे लोग पूछते हैं कि कैलोरी बताइए, कैलोरिफिक वैल्यू बताइए, क्या होता है कैलोरी, कैलोरिफिक वैल्यू, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं ये बहुत बड़ी टॉपिक्स हैं। ये कंबस्टन नाम का एक टॉपिक होता है, मेटलर्जी वगैरह आपने सुना होगा, फर्नेस वगैरह। जैसे आपके क्वेश्चन फर्नेस ऑयल पे पूछा है क्वेश्चन लास्ट ईयर, फर्नेस ऑयल पे पूछा है, फर्नेस ऑयल में कौन सा तेल यूज होता है, मैं बताऊंगा समय आएगा तो, ठीक है। फर्नेस ऑयल पे क्वेश्चन पूछा है, तो ये फर्नेस की डिजाइनिंग और फर्नेस में कंबस्टन की स्टडी जब होती है तो हम लोग कैलोरिफिक वैल्यू से बहुत डील करते हैं, कैलोरिफिक वैल्यू, ठीक है। तो फिर भी मैं लेकिन आपको बताऊंगा जरूर, आपको समझ में आनी चाहिए कैलोरिफिक वैल्यू क्या होती है, ठीक है। हायर कैलोरिफिक वैल्यू, लोअर कैलोरिफिक वैल्यू आपको पता होना चाहिए थोड़ा बहुत, ठीक है। लेकिन हीट को समझिए, हीट क्या है। तो मैंने पहले बताया हीट एज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, क्योंकि कोयला जलाओगे तो क्या मिलेगा, हीट मिलेगा, ठीक है। लेकिन जब कोई ऊर्जा एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जलती है, जैसे कि कोयला में केमिकल एनर्जी है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, ये सब चीजें है ना कोयला में, केमिकल एनर्जी के फॉर्म में, उसको जलाओगे तो हीट मिलती है। जैसे ध्यान रखना, कभी भी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को, एक रूप, ऊर्जा के एक रूप को दूसरे रूप में कन्वर्ट करोगे, केमिकल एनर्जी कोयला में है, उसको जलाए और थर्मल एनर्जी मिला, हीट एनर्जी मिला, ठीक है, उसमें मिली। जब भी किसी भी एक फॉर्म, ऊर्जा का एक रूप को दूसरे रूप में कन्वर्ट करोगे तो एनर्जी तो मिलेगी, लेकिन पॉल्यूशन भी होगा, मैक्सिमम चांसेस है पॉल्यूशन होगा। इन्वायरमेंट को भी आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे समझ रहे हो ना मैंने क्या बोला। तो हीट की बात करो, हीट समझो क्या है एक्चुअली, हीट समझो पहले, क्योंकि कोयला वाला जलाओगे हीट ही मिलेगी, ठीक है। तो हीट जो है व्हेन टू बॉडीज, देखिए क्या होता है, मैंने बताया हीट नाम की कोई चीज नहीं होती है, हीट ट्रांसफर होता है। लेकिन समझो क्या होता है वो, जब दो बॉडी कांटेक्ट में है, ठीक है, और दोनों बॉडी डिफरेंट टेम्परेचर पे है, दोनों बॉडी डिफरेंट टेम्परेचर पे है, ठीक है। तो इन दोनों बॉडी में डिफरेंट टेम्परेचर पे, मान लो ये ज्यादा टेम्परेचर पे, ये कम टेम्परेचर पे, ये 30 डिग्री, ये 20 डिग्री, दोनों कांटेक्ट में है, या कुछ ऐसे हैं हल्का सा कांटेक्ट में, कोई मैटर नहीं करता है। तो इसकी ऊर्जा की ट्रांसफर होगी हाई टेम्परेचर से लोअर ट्रांसफर की लोअर बॉडी की ओर, लोअर टेम्परेचर की ओर। हाई टेम्परेचर बॉडी से लोअर टेम्परेचर बॉडी की ओर ऊर्जा का स्थानांतरण होगा, एनर्जी ट्रांसफर होगी, ठीक है। ये ऊर्जा का स्थानांतरण अगर टेम्परेचर डिफरेंस के कारण हो रहा है तो ये हीट है, ये हीट है, यानी कि ऊर्जा का स्थानांतरण हो रही है। क्यों? क्योंकि ये दोनों बॉडी की तापमान अलग अलग थी, और जब भी ऊर्जा का स्थानांतरण होता है टेम्परेचर डिफरेंस होने के कारण, तो उसको हीट बोलते हैं। और जब ऊर्जा का स्थानांतरण टेम्परेचर डिफरेंस होने के कारण नहीं होगा तो वो वर्क है, वो कार्य है, समझे। तो वो क्या है, ट्रांसफर होती है। ये तभी देखेगा हीट जब डिफरेंट टेम्परेचर पे बॉडी है तो एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, वो हीट है एक्चुअली। तो हीट ट्रांसफर होती है, हीट नाम का कोई चीज नहीं है, क्योंकि हीट होगा तो ट्रांसफर कर जाएगा, हीट ट्रांसफर होते हैं। हीट इज ए ट्रांजिट फिनोमेना बोलते हैं इंजीनियरिंग में, हम लोग बात करते हैं, बट आप समझ रहे हो, मैं उसको सिंप्लीफाइड करके दे रहा हूं।
ऐसा समझना आपको कि टेम्परेचर डिफरेंस है तो ये हीट ट्रांसफर होगा हाई टेम्परेचर बॉडी से लो टेम्परेचर बॉडी की ओर, ठीक है। और जब टेम्परेचर डिफरेंस नहीं है तो ऊर्जा का ट्रांसफर वर्क के फॉर्म में, कार्य के फॉर्म में हो जाती है, ठीक है। तो देखिए मैं आपको बता रहा हूं व्हेन टू बॉडीज, इसी को इंग्लिश में बता रहा हूं, फिर हिंदी में मैंने बता दिया आपको, अभी हिंदी में समझा रहा हूं इंग्लिश में। व्हेन टू बॉडीज एट डिफरेंट टेम्परेचर, जब दो बॉडी डिफरेंट टेम्परेचर पे है, आर प्लेस्ड इन कांटेक्ट, आप उसको कांटेक्ट में रखो, द हॉटर बॉडी इज कूल डाउन एंड द कूलर बॉडी हॉट, कूलर बॉडी गर्म हो जाती है, वार्म हो जाती है। एनर्जी ट्रांसफर हुई, एनर्जी इज दस ट्रांसफर्ड फ्रॉम ए बॉडी एट हायर टेम्परेचर, एनर्जी की ट्रांसफर हो रही है फ्रॉम ए बॉडी एट हायर टेम्परेचर टू ए बॉडी ऑफ लोअर टेम्परेचर, लोअर टेम्परेचर की ओर एनर्जी की ट्रांसफर हो रही है। दिस एनर्जी ट्रांसफर, ये इस प्रकार की ऊर्जा का स्थानांतरण हो रही है तापमान में डिफरेंस होने के कारण दो बॉडी की, इस प्रकार की ऊर्जा ट्रांसफर को हम लोग हीट ट्रांसफर बोलते हैं, हीट बोलते हैं, जो कि ट्रांसफर हो रही है एक बॉडी से दूसरे बॉडी में, ठीक है। तो ये हो गया हीट। हीट क्यों होता है? एज ए रिजल्ट ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस, टेम्परेचर डिफरेंस के कारण, तापमान में अंतर आने के कारण ही ये ऊर्जा ट्रांसफर जो होती है वो हीट के फॉर्म में हो जाती है। एक्चुअली हीट ट्रांसफर होता है, हीट रहेगा ही नहीं, हीट होगा तो वो ट्रांसफर कर जाएगा ना, वर्क भी नहीं रहता है, वर्क होगा तो ट्रांसफर कर जाएगा। तो इसीलिए लोगों को पता नहीं है इन चीजों के बारे में, बट आप समझें इन चीज को, क्योंकि हीट से डील करना है, पूरी की पूरी कोयला जलेगा, नेचुरल गैस जलेगा, सब में हीट निकलती है, उसी का आप यूज करते हो, ठीक है। मैं आगे चल के बताऊंगा भी, इसलिए कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं आपको, ठीक है। तो हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, आपको कोई दो राय है इसमें कि हीट ऊर्जा का रूप है? यस, ऊर्जा का रूप है। कोई भी आप एनर्जी देखते हो, एनर्जी तो दिखती नहीं है, एनर्जी का रूप ही देखते हो आप। इट इज एनर्जी इन ट्रांजिट वेन एवर टेम्परेचर डिफरेंस एग्जिट, ये उस प्रकार की एनर्जी है कि वो एक दूसरे से दूसरे बॉडी में जा रही है, ट्रांसफर हो रही है। ट्रांजिट फिनोमेना की बात की जाती है जब दो बॉडी डिफरेंट टेम्परेचर पे हो, अलग अलग तापमान में हो, ठीक है। और वंस इट इज ट्रांसफर्ड इट बिकम्स द इंटरनल एनर्जी ऑफ द रिसीविंग बॉडी। जब ये ऊर्जा हाई टेम्परेचर पे ये बॉडी थी, ये लो पे थी, जैसे ही यहां से ऊर्जा यहां चली जाएगी हीट ट्रांसफर के फॉर्म में, तो इस बॉडी की इंटरनल एनर्जी, आंतरिक ऊर्जा बढ़ जाएगी। तो हमेशा जब एक बॉडी से दूसरे बॉडी में जाती है हीट, तो उस बॉडी में आंतरिक ऊर्जा, इंटरनल एनर्जी को बढ़ा देती है, ठीक है। ये एक नॉर्मल आप ध्यान रखेंगे, जब भी ट्रांसफर होगा जिस बॉडी में जाएगी उसका इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगा, जिसमें निकल के जा रही है उसमें कम हो जाएगा, जिसमें घुसी है हीट उसकी बढ़ जाएगी, सिंपल सी चीज है। अब सुनो, इट शुड बी क्लियरली अंडरस्टूड, आपको अंडरस्टूड होना चाहिए, इट शुड बी क्लियरली अंडरस्टूड, आपको अंडरस्टूड ये बात होनी चाहिए कि वर्ड हीट, वर्ड जो हीट है वो मीनिंगफुल तभी है, तभी मीनिंगफुल है। कब मीनिंगफुल है मैंने समझा दिया है, कब उसकी मतलब निकल के आएगी मीनिंगफुल कब है, जब एनर्जी इज बीइंग ट्रांसफर्ड। जब तक एनर्जी ट्रांसफर की बात कर रहे हो, जब एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, तभी तक हीट की मतलब है। एनर्जी इज बीइंग ट्रांसफर्ड, जब एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, दो बॉडी टेम्परेचर हाइयर लोअर, एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, जब एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, जब बात कर रहे हो ऊर्जा का स्थानांतरण, तभी तक हीट का कोई मतलब है, हीट ट्रांसफर हो रहा है। एनर्जी किसी बॉडी का, एनर्जी ऑफ ए बॉडी, एनर्जी इन ए बॉडी, इस बॉडी में एनर्जी है, इस बॉडी का एनर्जी, ये गलत है, मीनिंगफुल है नहीं, मीनिंगलेस स्टेटमेंट है ये। किसी ने बोला कि एनर्जी ऑफ ए बॉडी, एनर्जी इन ए बॉडी, दिस इज द मीनिंगलेस स्टेटमेंट, ये ऐसी बात नहीं कर सकते हैं। एनर्जी जब ट्रांसफर हो रही है, हीट की बात तभी करोगे, हीट ऑफ ए बॉडी, हीट इन ए बॉडी, किसी बॉडी का हीट, किसी बॉडी में हीट, ये तभी, ये मीनिंगलेस है, एक्चुअली ये मीनिंगलेस है। हीट ऑफ ए बॉडी, बॉडी का हीट, या हीट इन ए बॉडी, बॉडी में हीट, ये मीनिंगलेस है। क्यों? क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता। हीट की बात कब करते हैं? जब एनर्जी इज बीइंग ट्रांसफर्ड, जब एनर्जी ट्रांसफर हो रही होती है तो हीट की बात करते हैं। तो किसी बॉडी में हीट हो कैसे सकती हो, तो ट्रांसफर हो जाएगी ना। तो ये बोलना सही नहीं है कि हीट ऑफ ए बॉडी या हीट इन ए बॉडी, ये सही नहीं है, बोला मीनिंगलेस है, मीनिंग ही नहीं, कोई है कुछ मीनिंग ही नहीं, क्योंकि हीट तो ट्रांसफर हो जाती है, एक्चुअली वो बॉडी में रहेगी नहीं, वो ट्रांसफर हो जाएगी, ठीक है। तो एनर्जी इन ट्रांसफर, जब एनर्जी ट्रांसफर हो रही होती है तो ये हीट जो है, ये तभी तक आप इसको मीनिंगफुल मान सकते हो जब एनर्जी इज बीइंग ट्रांसफर्ड, जब एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है तभी तक। लेकिन इस प्रकार का एक्सप्रेशन अगर कोई दे रहा है कि हीट इन ए बॉडी, हीट ऑफ ए बॉडी, तो ये एक प्रकार का मीनिंगलेस है, इसका कोई मतलब नहीं है कि किसी बॉडी में ऊर्जा, हीट है, उष्मा है, किसी बॉडी का उष्मा, ये सही नहीं है, मीनिंगलेस है, इसका कोई मतलब नहीं निकल के आती है, ठीक है। क्योंकि हीट समझ रहे हो ना, जब ट्रांसफर होती है एक बॉडी से दूसरे बॉडी, तब की बात की जाती है, एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है तब बात होती है कि एनर्जी हीट है। तो एक्चुअली हीट ट्रांसफर होती है, हीट है तो ट्रांसफर होगा, रहेगा नहीं एक जगह कि हीट इन ए बॉडी, हीट ऑफ ए बॉडी, किसी बॉडी का हीट, किसी बॉडी में हीट, अरे वो ट्रांसफर हो जाएगा, वैसे बोलो ही मत, मीनिंगलेस है ये,
ठीक है। तो एनर्जी इज बीइंग ट्रांसफर्ड, देन इस दौरान आप बात करते हो हीट की, ठीक है, आप ध्यान रखोगे। इतना समझ में आ गया। अब देखो हीट के लिए पहले थोड़ा सा बता दे रहा हूं हल्का सा। ये थ्योरी तो आमतौर पर बुक्स में नहीं होती है, लेकिन एक कैलोरिक है, कैलोरी नहीं है, ये कैलोरिक कैलोरिक थ्योरी है लेवोजियर की। लेवोजियर कौन है? इज द फादर ऑफ केमिस्ट्री, इज द लेवोजियर। केमिस्ट्री में आऊंगा, बताऊंगा आपको, मैटर से स्टार्ट करूंगा। लेवोजियर इज द फादर ऑफ केमिस्ट्री, फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज बर्जीलियस, फादर ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री इज रॉबर्ट बॉयल। उसमें से फादर ऑफ केमिस्ट्री की बात कर रहा हूं लेवोजियर। लेवोजियर ने एक कॉन्सेप्ट दिया कि हीट एज ए फ्लूइड, हीट एक द्रव पदार्थ है, हीट एक द्रव्य पदार्थ है, और वो द्रव्य पदार्थ कैलोरिक है, वो कैलोरिक के नाम से जानी जाती है द्रव्य पदार्थ। हीट को ऐसा माना गया था लेवोजियर के द्वारा। एक प्रकार का द्रव पदार्थ है, एक तरीके का सब्सटेंस है, ठीक है, कि वो किसी बॉडी में, एक बॉडी से, ये दो बॉडी हैं, एक बॉडी से ये कैलोरिक जो होती है द्रव है एक प्रकार का, ट्रांसफर कर जाती है। तो जिस बॉडी में जाती है कैलोरिक को कैसा माना गया था? एज ए हीट, हीट एक तरीके का फ्लूइड सब्सटेंस है। तो कैलोरिक एक बॉडी से दूसरे बॉडी में जाती है, ये बॉडी हाई टेम्परेचर पे, बॉडी लो टेम्परेचर पे है, ये बॉडी में यहां से यहां कैलोरिक जा रही है, एक प्रकार का फ्लूइड सब्सटेंस जा रहा है, तो इस बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, इस बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाएगा। ऐसा उसने माना था, ये फ्लूइड की तरह है, एक द्रव पदार्थ की तरह है हीट को, ऐसा लेवोजियर ने माना था। लेवोजियर, लेवोजियर, ठीक है, ये फादर ऑफ केमिस्ट्री हैं। तो इन्होंने ऐसा माना था ये, लेकिन बाद में पता चला कि नहीं भैया ऐसा नहीं है। इसमें ऐसा है कि पहले तो ऐसा माना गया कि यहां से यहां कैलोरी जा रही है, तो इसकी बढ़ रही है कैलोरी, इसकी कम हो रही है, लेकिन एक लिमिट के बाद ये नहीं लेगा कैलोरिक, एक लिमिट के बाद ये कैलोरिक नहीं लेगा, मतलब ऊष्मा नहीं लेगा, ठीक है। कब नहीं लेगा? जब ये सैचुरेटेड हो जाएगा। जैसे कि एक पानी का बोतल है, उसमें पानी रखे हुए है, उसमें चीनी डालते जा रहे हो, डालते जा रहे हो, तो घुलता जा रहा है, घुलता जा रहा है, लेकिन एक समय आएगा कि घुलना बंद हो जाएगा। एक पानी का बोतल, उसमें नमक डाल रहे हो, नमक डाल रहे हो, नमक घुलता जा रहा है, साल्ट घुलता जा रहा है, घुलता जा रहा है, लेकिन एक समय आएगा कि वो साल्ट घुलना बंद हो जाएगा उस पानी में, उसको बोलते हैं सैचुरेटेड लिक्विड। अब सैचुरेट हो चुका है, आप बोल रहे अब नहीं, अब नहीं, आप डाले नहीं कि मैं उसमें, अब घुलेगा ही नहीं, वो साल्ट, वो नमक घुलेगा ही नहीं, वो चीनी घुलेगा ही नहीं, वो वैसे ही दिख जाएगा, वो सैचुरेशन है। उसके पहले सारा घुल रहा था, उसके अंदर सब घुलता जा रहा था, लेकिन उस सैचुरेशन पर जब पहुंचा, अब कोई भी एक्स्ट्रा चीनी वगैरह नमक डालोगे पानी में, वो वैसे ही दिखेगा, वो घुलेगा ही नहीं, सैचुरेटेड है, अब नहीं, इसके बाहर नहीं ले पाऊंगा मैं। जस्ट सेम ये लेता गया, लेता गया, लेता गया, कैलोरिक, कैलोरिक मतलब कि फ्लूइड, एक प्रकार का फ्लूइड, मतलब कि एक प्रकार का हीट, ऐसा मानना था। ऊष्मा लेता गया, एक समय के बाद जाकर कहता अब नहीं, अब सैचुरेट हो गया। तो यहीं से वो कॉन्सेप्ट आया था, सैचुरेशन वाला, सैचुरेटेड लिक्विड होता है ना, ये पानी वाला, यहीं से आया था। ये बॉडी सैचुरेट हो चुकी है कैलोरिक से, ऐसा फ्लूइड सब्सटेंस से सैचुरेट हो चुकी है, जो कि एक हीट है, एक प्रकार का। हीट को एक सब्सटेंस माना जाता था, जो कि कलरलेस है, मासलेस है, ऑर्डरलेस है, टेस्टलेस है, ऐसा सब्सटेंस माना जाता था। ऐसा कोई महक नहीं है, कोई टेस्ट नहीं है, कोई द्रव्यमान नहीं है, ऐसा माना जाता था हीट को, जब कैलोरिक के नाम से जाना जाता था कि हीट एज ए फ्लूइड सब्सटेंस, एक प्रकार का पदार्थ सब्सटेंस है, ऐसा माना जाता था। लेकिन बाद में जाके इसको डिनाई किया गया, और वो साइंटिस्ट थे जूल के द्वारा डिनाई किया गया, ठीक है। जूल के द्वारा डिनाई किया गया कि नहीं, कैलोरिक जो है वो एक सब्सटेंस नहीं है, मतलब कैलोरिक थ्योरी को विश्राम दिया गया, ऑब्सोलेट किया गया। एक एक्सपेरिमेंट हुई थी, आपको एक्सपेरिमेंट नहीं समझना है वो चीजें, बट जूल वो व्यक्ति है जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के लिए जाने जाते हैं, और भी चीजें उनके बारे में है, और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के बारे में और भी चीजें हैं जो आप पढ़ते हो, बट राइट नाउ अभी नहीं बात करूंगा उस पर। तो ये जूल ने बताया था कि ये कैलोरिक थ्योरी को विश्राम दिया जाए। कैलोरिक जो बोली जा रही है हीट, एक प्रकार का, ये फ्लूइड नहीं है, ये कोई सब्सटेंस नहीं है, हीट कोई सब्सटेंस नहीं होता है, हीट एक ऊर्जा का फॉर्म है, ठीक है, हीट कोई सब्सटेंस नहीं है, ये जूल ने जाके बताया था। जूल जानते हो ना, एनर्जी में आप जूल ऐसा यूनिट बोलते हो, जूल एनर्जी का, ऊर्जा का ऐसा यूनिट क्या है? जूल, इन्हीं साइंटिस्ट के नाम पे। तो यही थे वो, लेबोजियर की कॉन्सेप्ट थी, कैलोरिक है, कैलोरी नहीं है, कैलोरी मात्रा नहीं है, कैलोरिफिक वैल्यू नहीं है, ये कैलोरिक है, ठीक है, ऐसा मानना था। मैंने हीट की कॉन्सेप्ट बताई है, क्योंकि हीट बहुत डील करना है आपको, थर्मल एनर्जी, पावर प्लांट में ये सा एनर्जी का ट्रांसफर होगा, इसलिए मैंने आपको हीट वगैरह थोड़ा समझा दिया अच्छे से, ठीक है। और हीट इज जस्ट क्या है? हीट है, ट्रांसफर होगा, सीधी सी बात।
हीट इज जस्ट इन ट्रांजिट बोला जाता है, ट्रांसफर होगा, हीट है तो ट्रांसफर होगा, हीट ट्रांसफर ही नाम सही है, हीट बोलना भी सही नहीं है, वर्क ट्रांसफर सही है, वर्क बोलना भी सही नहीं है, ठीक है। बट आप ध्यान रखोगे सारी चीजें ज्ञान जो मैंने दिया है। लेकिन एक हीट की अनदर यूनिट है जो मुझसे लोग कहते रहते हैं, हीट की एक अनदर यूनिट है कैलोरी। कैलोरी, ये कैलोरी हीट की ही यूनिट है एक तरीके से, ठीक है। आप लोग खाने पदार्थ में आपने सुना होगा कि 1 ग्राम फैट को जलाओगे तो 9.45 या 9.65 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है, ठीक है। वहां मैं बात करूंगा जब मैं बायोलॉजी में आऊंगा, चिंता नहीं करना है, वहां पे मैं बात करूंगा, ठीक है। और प्रोटीन को जलाते हैं, कार्बोहाइड्रेट को जलाते हैं तो इक्वल, लगभग इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलती है किलो कैलोरी में, 1 ग्राम अगर जला रहे हो तो, ठीक है। ऐसा आप पढ़े होगे, सुने होगे, मैं बताऊंगा जब आऊंगा, समय आएगी जो बायोलॉजी में जब आ रहा हूं आपको तो जब बताते जाऊंगा, ठीक है। अभी हीट की जो अनदर यूनिट है, हीट की जो अनदर यूनिट है वो जूल। ये जूल आप समझ गए, एक ऐसा यूनिट क्या होती है जूल, और एक जो अनदर यूनिट है वो कैलोरी। कैलोरी जो यूनिट होती है ये हीट की यूनिट है, ठीक है। और दिस यूनिट वाज फॉर्मुलेटेड, ये बहुत पहले फॉर्मुलेट किया गया था, कैलोरिक थ्योरी जो यूनिट है, ठीक है ना। जब हीट को रिकॉग्नाइज किया गया था एज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, जब माना गया था, जो मैंने कहानी बता दी कब हीट को फॉर्म ऑफ एनर्जी माना गया, जूल के द्वारा नकारा गया था वो थ्योरी कैलोरिक वाली। तो उस समय कैलोरी बात आ गई थी, यूनिट ऑफ हीट एक तरीके से, ठीक है। कैलोरी ये ई है यहाँ पे और यहाँ सी था, ठीक है। इसको हीट बोलते थे, हीट ही मानते थे, एक्चुअली फ्लूइड की तरह मानते थे, एक सब्सटेंस, एक द्रव्य है, ठीक है। लेकिन बाद में डिनाई किया गया था, उसको ऑब्सोलेट किया गया, उस थ्योरी को मैंने समझा दिया आपको, ठीक है। तो इट वाज रिकॉग्नाइज दैट हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, तभी यह माना गया था कि कैलोरी हीट की एक इकाई है, एक यूनिट है। और ओल्ड डे डेफिनेशन, जो ओल्ड डे है, जो पुरानी डेफिनेशन है कैलोरी की, कैलोरी की जो पुरानी डेफिनेशन है वो क्या है, अमाउंट ऑफ हीट, कितना अमाउंट ऑफ हीट जरूरत है आपको, अमाउंट ऑफ हीट कितना जरूरत है, अमाउंट ऑफ हीट नीडेड, अमाउंट ऑफ हीट नीडेड टू इंक्रीज द टेम्परेचर, टू इंक्रीज, तापमान बढ़ा दे, कितना ऊर्जा दे दूं कि तापमान बढ़ जाए, कितना बढ़ जाए, किसका बढ़ जाए, टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर, 1 ग्राम वाटर की टेम्परेचर बढ़ाने के लिए कितना टेम्परेचर, 14.5 डिग्री सेल्सियस से 15.5 डिग्री सेल्सियस के आसपास अगर बढ़ाना है, 1 डिग्री सेल्सियस की बात कर रहा हूं मैं, तो 1 ग्राम पानी का 1 डिग्री सेल्सियस से तापमान बढ़ाना है, 1 ग्राम पानी का 1 डिग्री सेल्सियस 14.5 डिग्री सेल्सियस से 15.5 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ानी है, 1 ग्राम वाटर का अगर बढ़ाना है तो कितना ऊर्जा दे दूं, कितना ऊर्जा दे दूं, कितना ऊर्जा, और कितना ऊर्जा दूं वो 1 कैलोरी कहलाएगी, समझ में आया, 1 कैलोरी कहलाएगी। मतलब अमाउंट ऑफ हीट, उष्मा नीडेड, कितनी जरूरत है टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर टू 14.5 डिग्री सेल्सियस टू 15.5 डिग्री सेल्सियस एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे इज इक्वल टू द 1 कैलोरी, 1 कैलोरी के बराबर होती है, ठीक है। तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात होती है, इस प्रेशर पे कितनी ऊर्जा दे दूं, कितनी ऊर्जा दे दूं, कितनी ऊर्जा दे दूं ताकि 1 ग्राम पानी का 1 डिग्री सेल्सियस, 1 डिग्री मतलब 14.5 से 15.5 कितना हुआ, 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ जाए 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर पे, उसको 1 कैलोरी बोलते हैं। अब 14.5 15.5 डिग्री सेल्सियस क्यों लिया, उसका रीजन है, आपको नहीं जानना है वो चीज, उसका रीजन है, ठीक है। 14.5 से 15.5 क्यों लिया है, बट हम लोग रेंज लेते हैं, उसका एक रीजन है, ठीक है। तो अमाउंट ऑफ हीट नीडेड, आप समझ गो कितनी ऊर्जा जरूरत है वो 1 कैलोरी होती है, इतनी हमें चाहिए 1 ग्राम पानी का 14.5 से 15.5 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है तापमान 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, 1 एटीएम है ना, अभी प्रेशर कितनी है 1 एटीएम, ठीक है। तो 1 कैलोरी ऊष्मा चाहिए, ये 1 कैलोरी ऊष्मा जो डेफिनेशन है, ये सारी पुरानी डेफिनेशन है, ये है ओल्ड डेफिनेशन जो आज तक चलती आ रही है, ओल्ड डेफिनेशन, डेफिनेशन ऑफ कैलोरी इस प्रकार की दी गई थी, ओल्ड डेफिनेशन जो है कैलोरी की, ठीक है। और रेंज क्यों लेते हैं 14.5 से 15.5, मैंने क्यों बताया, बिकॉज 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर मैंने फिक्स किया है ना, कि इसी प्रेशर पे, प्रेशर चेंज करोगे तो कुछ और भी हो जाएगा, तो ये रेंज मैंने 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए बोला है, 1 एटीएम प्रेशर। आप जानते हो कि प्रेशर ऊपर जाने पे हाइट पे कम होती है, तापमान भी कम होती है, ठीक है। लेकिन ये अर्थ सरफेस की बात है, 1 एटीएम पे ये बात मैंने की है, ठीक है। 1 कैलोरी हीट चाहिए भाई, 1 कैलोरी दोगे तो 1 ग्राम पानी का 14.5 से 15.5 डिग्री सेल्सियस, मतलब 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दूंगा मैं तापमान, ठीक है। 1 ग्राम कैलोरी दे देना मुझे, मतलब 1 ग्राम कैलोरी मतलब कि इतनी हीट मुझे चाहिए कि मैं बढ़ा लूं 1 डिग्री सेल्सियस उस 1 ग्राम पानी का, ठीक है। तो बस
ये यार ये कॉन्सेप्ट याद रखना, ये यूज करूंगा कहाँ, ज्योग्राफी में। सोलर इंसोलेशन आ रही है, हाई टेम्परेचर, तो पानी में जब पड़ेगी तो बोलते हैं ना स्पेसिफिक हीट पानी का ज्यादा होता है तो वो जल्दी गर्म नहीं होती। पानी जल्दी ना गर्म होती है ना जल्दी ठंडा होती है। धरती लैंड है, जल्दी गर्म जल्दी ठंडा दोनों होता है। ये यूज करूंगा, कॉन्सेप्ट यूज करूंगा मैं, ध्यान रखना। ये यहाँ पे भी यूज हो रही है, होगी, और वहां पे भी यूज होगी। कैलोरी कैल्फिक वैल्यू में कंफ्यूजन रहता है, मैंने कैलोरी समझा दिया। एक कैलोरिक होती है, मैंने इसलिए समझाया क्योंकि कहीं लोग ये ना समझ ले कि ई और सी, ए यार गलती, मिस्टेक है, ये ई है तो यहाँ पे भी ई ही है, ऐसा नहीं समझना भैया, मिस्टेक कुछ नहीं है। कैलोरी सी है ये, और ये कैलोरी है, ई है, ठीक है। तो ये सी वाली कॉन्सेप्ट हीट ही है, एक प्रकार का हीट है जो कि एक फ्लूइड की तरह माना गया था, ठीक है। ये वाली जो मैंने बताया था लेवोजियर के द्वारा, इसको डिनाई किया गया। जूल ने बताया नहीं नहीं भाई, सब्सटेंस नाम का कोई चीज नहीं है, ये हीट एज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी है, ये कोई द्रव पदार्थ नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में बात करूंगा, बहुत हो गया आज, आगे मुझे और भी बतानी है, और भी सारी चीजें हैं, और रिन्यूएबल एनर्जी स्टार्ट करूंगा मैं। बट पहले आप ऊर्जा को समझो कि ऊर्जा क्या है। आपने समझा, एनर्जी इज द प्राइम मूवर, एनर्जी एक प्राइम मूवर है इकोनॉमिक ग्रोथ का, और इट इज वाइटल फॉर द सस्टेनेंस ऑफ मॉडर्न इकोनॉमी। मॉडर्न इकोनॉमी की सस्टेनेंस के लिए बहुत ही वाइटल चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। फ्यूचर की इकोनॉमी ग्रोथ डिपेंड करती है इस बात पे कि लॉन्ग टर्म अवेलेबिलिटी एनर्जी सोर्सेज की कितनी है, एनर्जी रिसोर्स हमारे पास लॉन्ग टर्म के लिए अवेलेबल है कि नहीं है, एफोर्डेबल है कि नहीं है, एक्साइजेबल है कि नहीं है, और इन्वायरमेंट फ्रेंडली है कि नहीं है। ये बात पे डिपेंड करती है कि किसी भी अर्थव्यवस्था का ग्रोथ, मॉडर्न इकोनॉमी का ग्रोथ होगा कि नहीं होगा, ठीक है, और कितना होगा, इस बात पे डिपेंड करती है। इंडस्ट्रियलाइजेशन कंट्रीब्यूट्स टू द ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी। इंडस्ट्रियलाइजेशन अगर कर रहे हो, इंडस्ट्री लगा रहे हो, मोदी जी इंडस्ट्री लगा रहा है तो ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी होगी, लेकिन उसको एनर्जी चाहिए, अपने पास एनर्जी है नहीं, कोल से पॉल्यूशन हो रही है, क्योंकि कोई भी फॉर्म ऑफ एनर्जी ट्रांसफर होती है तो ऊर्जा तो देती है लेकिन साथ में पॉल्यूशन भी देती है। जैसे कोल केमिकल एनर्जी का फॉर्म है, हीट में जाएगी, ट्रांसफर होगी तो हीट तो मिलेगा, लेकिन साथ में CO2, नॉक्स, सल्फर, ये भी डिपेंड करती है कि सल्फर किस कोल में कितना है। फ्लाई एश वगैरह आपने नाम सुना होगा, सब चीज रिलीज होती है। और फ्लाई एश का इफेक्ट हम लोग पॉलिसी में पढ़ेंगे, कहाँ, इन्वायरमेंट इकोलॉजी में, कि प्लांट पे क्या इफेक्ट है फ्लाई एश का, और अलग अलग चीजों पे क्या इफेक्ट है। उड़न राख, ठीक है। और फ्लाई एश का यूज और जगह कर सकते हैं क्या, सीमेंट में मिला सकते हैं क्या, सीमेंट वगैरह में, है ना, चीजें की बात करेंगे इन चीजों पे हम लोग जब इन्वायरमेंट इकोलॉजी पढ़ेंगे, लेकिन अभी टेक्नोलॉजी समझना है, ठीक है। तो ये आप समझ चुके हो, मैंने क्या बताया, कैलोरी मैंने समझा दिया, कैलोरीफिक वैल्यू बचा है। कैलोरीफिक वैल्यू में हायर कैलोरीफिक वैल्यू होती है, लोअर कैलोरीफिक वैल्यू होती है। हमको मिलता है लोअर, बस इतना ध्यान रखना, हमको मिलता है लोअर, मतलब तनख्वाह बना आपके अकाउंट में, सर्विस कर रहे हो, कोई नौकरी कर रहे हो, सर्विस किए, वहां से तनख्वाह बना, लेकिन कट पीट के मिलता है ना, जितना बनता है उतना थोड़ी ना मिलता है, कट पीट के मिलता है आपको तनख्वाह, सैलरी। तो जो कट पीट के मिला वो होता है लोअर कैलोरीफिक वैल्यू, वही हमको मिलती है। बाकी कट पीट गया तो हायर कैलोरीफिक वैल्यू हमको कभी नहीं मिलती है, हमें लोअर ही मिलती है। क्योंकि हायर इसलिए नहीं मिलती है, जैसे तनख्वाह कट जाती है लोगों की, फलाना चीज में, ठिकाना चीज में तनख्वाह कटती है, आपको पता है। उसी तरीके से हायर कैलोरीफिक वैल्यू में क्या होता है, जब कोयला जलाते हो तो उसके अंदर जो वाटर वेपर होते हैं ना, या ऐश होती है ना, फ्लाई ऐश, वो ऊर्जा लेके निकल जाती है आसमान में, वाटर वेपर उड़ जाएगी, तो ऊर्जा तो निकल गई, जो बचा वो लो कैलोरीफिक वैल्यू होती है। एक्चुअली हमारे हाथ में लोअर कैलोरीफिक वैल्यू ही आती है, हायर कभी नहीं आती है, क्योंकि वो ऊर्जा लेके निकल जाती है, वाटर वेपर के फॉर्म में जब निकलती है या फ्लाई ऐश के फॉर्म में निकलती है। तो ये 80% तो लगभग फ्लाई ऐश होते हैं, 20% बॉटम ऐश होता है। उड़न राख लगभग 80% होती है, कौन से कोल में डिपेंड करता है, बट फिर भी 80%, 33% के आसपास में ऐश होती है कोल में, नॉर्मली 33%, उसमें से 80% के आसपास किसी कोल में 33% ऐश, ठीक है। उस 33% में अगर तुम ऐश में देखोगे तो जलाओगे तो 80% तो फ्लाई ऐश बन जाएगा और 20% बॉटम ऐश नीचे रह जाएगा, ठीक है, राख, लेकिन 80% उड़न राख होती है, ठीक है। तो ये चीजें हम लोग बात करेंगे, इतना आपको समझना है कि लोअर ही मिलती है, जैसे लोगों को तनख्वाह जो मिलती है कट पीट के मिलती है, वैसे ही इधर हाल है, ठीक है। और कैलोरीफिक वैल्यू क्या है, कैलोरी समझ के रखना, कैलोरीफिक वैल्यू समझाऊंगा, क्योंकि हायर लोअर में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, बट आमतौर पर लोग उतना नहीं बताते हैं, बट थोड़ा सा मैं डील कर दूंगा आपके लिए, ठीक है। क्योंकि इतनी बड़ी ऊर्जा की चैप्टर पढ़ रहे हो तो समझना जरूरी है। रिन्यूअल समझोगे, क्यों रिन्यूअल, मैं क्वेश्चन पूछता हूं, वाई रिन्यूअल, क्यों, वाई रिन्यूअल, उसके पहले मैं आंसर दे रहा हूं कि क्यों रिन्यूअल, पहुंचाऊंगा मैं रिन्यूअल पे, क्यों, इसका आंसर मैं देता जा रहा हूं कि एनर्जी क्यों चाहिए, इकोनॉमिक ग्रोथ, इंडस्ट्रियलाइजेशन,
प्राइम मूवर ऑफ ब्लड ऑफ सिविलाइजेशन, मैंने सब कुछ बताया आपको, ठीक है। और भी चीज बताऊंगा आपको धीरे धीरे। और फॉजिल फ्यूल्स का यूज कैसे करना है ये भी हम बताएंगे। फॉजिल फ्यूल्स खराब नहीं है अपने आप में, है ना, पॉल्यूशन करता है। अरे भैया टेक्नोलॉजी हमारे पास डेवलप करनी है ताकि हम फॉजिल फ्यूल्स को यूज कर पाए विदाउट पॉल्यूटिंग द एनवायरमेंट। हम लोग यूज कर पाए, टेक्नोलॉजी है और मैं आपको बताऊंगा क्या है टेक्नोलॉजी, वो सारी चीज हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में बात करूंगा आगे चीजें। धन्यवाद, ठीक है। और रिवाइज करना जो मैंने लिखा है, जो मैंने बोला है ज्यादा उसको लिख लेना। मैंने लिखा कम है आज, बोला ज्यादा है, क्योंकि समझाने वाली चीज थी, समझाने में मेरा ज्यादा फोकस है बजाय कि मैं फैक्ट लिख दूं। जो भी चीज होती है फैक्ट में लिख ही देता हूँ, समझाने में ज्यादा फोकस है हमारा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में बात करता हूँ। थैंक यू। और अच्छा लगे लोगों को देना, क्योंकि आप अच्छा कर्म करें, वट एवर द काइंड ऑफ एनर्जी यू गिव टू द यूनिवर्स, जैसी एनर्जी को दोगे सेम रिफ्लेक्ट्स बैक टू यू, ठीक है। तो मन अच्छा रखो, मन चंगा तो कटौती में गंगा, ऐसा बोला जाता है। मन चंगा रखो, ये नहीं सोचने का कि तुम्हारा कंपटीटर है, तुम अपना काम करो, कंपटीटर तुम्हारा काम, वो अपना काम कर रहा है, अपना अपना काम करो, सब अपना अपना, आपका अपना अपना ही होगा, ठीक है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कितने लोग एग्जाम दे रहे हैं, कितने लोग क्या कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप अपना काम करो, ठीक है। आप अपना काम करो, आपको एक सीट चाहिए आपको मिलेगी, ठीक है। मैं पढ़ा तो वहीं रहा हूं ना, इसी में से लोग निकालेंगे, इसी में से कोई नहीं निकालेंगे, डिपेंड करता है जो जितने तरीके से पढ़ेगा, जो बात सुन रहा है, जो रिवाइज करेगा, नोट करेगा, वो आगे जाएगा। और देर ना करना मुझे समझने में। इस यूट्यूब के क्षेत्र में बहुत लोग आ चुके हैं, बट कोशिश करना आप अपनी इंटेलिजेंस का यूज करो चीजों को समझने के लिए जो मैं दे रहा हूं, और मुझे समझने के लिए जो मैं प्रोवाइड कर रहा हूं आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में बात करता हूं। थैंक यू।